नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा है मुझे लगता है, इसलिए थोड़ी सी समस्या आई। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से जुड़ने की। जो मेरे साथी जुड़ रहे हैं उनमें से कोई भी एक साथी ये बताए कि आवाज़ मेरी साफ आ रही है या नहीं आ रही है। चंद्रशेखर भैया जुड़ गए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी संजय कुशवाहा जी जुड़ गए हैं। आवाज़ संजय भैया आ रही है नहीं आ रही है? मैं संजय कुशवाहा जी से पूछ रहा हूँ, अगर कमेंट कर दें। नमस्कार चंद्रशेखर भैया। मथुरा जिलाध्यक्ष भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कोई भी भैया ये बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा ठीक है, चंद्रशेखर भैया ने बताया कि ओके है। मैं सभी सम्मानित साथियों को यथोचित अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और अपील करता हूँ अपने जो संगठन के हमारे अग्रणी साथी हैं, सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, वो संगठन के नियुक्ति तक विराम नहीं ग्रुप में और BED-TET 2011 संगठन ग्रुप में अवश्य डाल दें, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे नहीं जुड़े होते हैं, आप लोगों से जुड़े होते हैं। तो आप लोग अगर शेयर करेंगे तो सारे साथियों तक बात पहुंचेगी। और आज के मेरे लाइव का बहुत महत्व है, इसलिए है, मेरी दृष्टि में भी है कि ये लाइव बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं धैर्यपूर्वक काम करने में विश्वास करता हूँ और जल्दबाजी नहीं करता किसी चीज़ों में। पहले आकलन कर लेता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, कोई फील्डिंग नहीं सजाता हूँ। पहले आकलन करता हूँ कि जिनके मन में जो कुछ है वो कह लें, इसके बाद मुझे लाइव आना चाहिए। और ये बात इसलिए भी कि अगर आप कहीं भी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और जहाँ पे हजारों हजार अचयनित साथियों के जीवन से कोई जुड़ी चीज़ें हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी नेटवर्क समस्या हो सकती है, लेकिन मैं पुनः सभी साथियों से कहता हूँ कि जो एडमिन हैं ग्रुपों के, उनमें अप्रूव करते जाएं पोस्ट को, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो हमें फॉलो नहीं किए हैं या हमसे डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं। आपके ज़िले के साथी आप लोगों से जुड़े हैं, तो उन तक भी आज ये बात पहुंचनी चाहिए और ये इससे निश्चिंत रहें। मैं सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी, जिंदगी हो गई मेरी, ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ। कभी भी मैं कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत है। और चूंकि जो मुझ पे इस तरीके से आरोप एकदम से आए 90-105 को लेके, तो मुझे लाइव करना पड़ रहा है। नहीं मैं करता भी नहीं और कोई औचित्य भी नहीं था कि इस तरीके से किसी को जवाब देने के लिए मुझे लाइव करना पड़े। मैं कभी नहीं पसंद करता हूँ, कभी करता नहीं। बहुत से साथी मैं इसलिए थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ कि अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ जाएं और सभी लोग तक बात पहुँचे। तो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तब तक मैं बताता जा रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य आज तक कभी भी, क्योंकि संगठन से जुड़े तो साथी ये जानते ही हैं कि किसी को लेके टारगेट करके कोई योजना बनाना और कोई जो है ग्रुप बना के इस तरीके का काम करना कि नहीं इस आदमी के पीछे पड़ जाओ, इसको जो है नीचे गिराना है या उठाना है, ये सब काम मैंने कभी जीवन में नहीं किए हैं। ये सारे साथी जो 10 सालों से, कम से कम इस 10 सालों से, जो 25 जुलाई 2017 का आदेश आया है तब से जो मेरे साथ जुड़े हैं वो विधिवत जानते हैं। जो बहनें जुड़ी हैं वो विधिवत जानती हैं। आते हैं अब मुद्दे पे, क्योंकि अच्छी खासी संख्या लाइव में आ चुकी है, जितनी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब जो है तैयारी कर रहे थे तो मेंशनिंग हुई। मेंशनिंग में हम लोगों की मीटिंग आदरणीय एडवोकेट प्रशांत शुक्ला सर के साथ हुई। उसमें जो है निश्चित तौर पे बहुत 1.25 घंटे करीब मीटिंग चली। उसमें सारे लोग, राजीव अवस्थी, मैं, रविंद्र दादरी जी, मानवाधव चंदेल जी सहित प्रवीण श्रीवास्तव जी, काफ़ी साथी उपस्थित थे। वहाँ पे भी 2 टूक बात आई कि जो सत्य है सर उसको पेश करिए। मैं बहुत सी बातें
उस मीटिंग की इसलिए बताना उचित नहीं समझता हूँ कि देखिए ये ठीक भी नहीं है। जो उसका सार निकला वो ये निकला कि वो उन्होंने बहुत अच्छी मेंशनिंग के लिए बहुत अच्छी 16 दिसंबर और जो लिस्ट उसमें तीनों क्राइटेरिया पूरी करते हैं उनको लेके आ रही थी, उसकी बात उन्होंने उस मेंशनिंग में करा दी और उसका प्रतिफल आप लोगों ने देखा। और वो चूंकि वो मेंशनिंग लगी नहीं, जो भी कारण हो, उस डेट नहीं लगी, तो फिर हम लोगों ने सर से रिक्वेस्ट किया कि देखिए इसमें सीनियर को इन्वॉल्व करते हैं और आदरणीय गिरी सर को मैंने इसके लिए हायर किया बकायदा और उनको पेमेंट दिया, मैंने उनकी फीस दी और उनको हायर किया। जब गिरी सर को मैंने हायर किया तो उसमें जो है आदरणीय प्रशांत सर और गिरी सर ने सबने सुना है, सामने है, सारी बातें अच्छे से रखी और अच्छे से रखी तो निकल के आया कि अगर 11,000 संख्या है तो हम जो है करेंगे। लेकिन फिर मैं तो एक बात बता दूं कि यहाँ पे 11,000 भी हो सकती है, 12,000 भी हो सकती है, 12,500 भी हो सकती है, क्योंकि जब किसी चीज पे ये कंफ्यूजन है बहुत लोगों को प्रदेश में और सवाल पूछते रहते हैं साथी फुटकर में मुझसे, तो मैं एक बात बता दूं आपको जिम्मेदारी से कि जब भी कोई इस तरीके की डेट पे आदेश होता है तो आप उस डेट तक, जैसे 16 दिसंबर को आदेश हो रहा है, उसकी डेट को नजीर मान के आदेश हो रहा है, तो 16 दिसंबर की डेट में जो भी साथी जो क्राइटेरिया निर्धारित करेगा माननीय कोर्ट और माननीय जज, उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, वो साथी लिस्ट में आने से रह भी गए हों, आदरणीय नोडल सर की गलती हो सकती है, इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है, उसमें उनकी गलती से भी रह सकता है, और आदरणीय एडवोकेट को अपना डेटा उपलब्ध न कराने की गलती की वजह से रह सकता है, तो वो जो क्राइटेरिया लिखा जाता है वो उस लिस्ट में ना भी होते तो भी उनके लिए वो आदेश फॉलो करेगा। तो एक गलतफहमी ये हटा दें कि मैं उसमें मेरी आइए बाद में मिली या नहीं मिली या बिल्कुल लास्ट में मिली, मेरा करेक्शन नहीं हो पाया, ये भ्रम दूर कर दें। करेक्शन का कोई मैटर नहीं करता है। जब आदेश होता है तो उस तीनों चीज़ों को या जो भी अन्य आदेश होते हैं उनको फॉलो करने का। और एक बात बता दूं मैं, कुछ साथी मेरे परेशान रहते हैं 7/12/12 विज्ञापन को लेकर, जिसपे मेरे संगठन को और मुझे घेरा जाता है। तो मैं वहाँ भी एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं जब लड़ाई लड़ता हूँ, आपकी अपनी अपनी विचारधारा होगी, मेरी अपनी विचारधारा है। मेरे साथ जो संघर्ष कर रहा है, अंतिम तक पहुँचा है, मेरे साथ का एक एक साथी न्याय पाए, मेरी अपनी कोशिश होती है। मेरे संगठन के अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेवारी होती है कि मेरा साथी न्याय पाए, और अन्य जो लोग हैं जो सारी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं कोर्ट के निर्धारित मानक, उनका कहीं अहित न हो, उनका कहीं इस चक्कर में मैं 250 लोगों के चक्कर में मैं 11,000 का अहित नहीं कर सकता। लेकिन संवैधानिक तरीके से जो एक हमें कोर्ट जो है हमें संवैधानिक तरीका दिया हो, उस तरीके से मैं उनकी बात तो जब बहस में नहीं रख सकता, आर्डर में जब लिखवाया जाए तब तो मैं हमारा एडवोकेट एक रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई ऐसी बात आई और नहीं आई तो मैं तो उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। इसलिए नहीं थी कि अगर 92 लोग वो जो 2011 के विज्ञापन में आवेदक ही नहीं है, वो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो आदेश के तहत ही तो कर रहे हैं। जब लिस्ट पे आदेश हो जाएगा, 16 दिसंबर तक में आदेश हो जाएगा, वो लोग भी तीनों क्राइटेरिया को कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो उनको न्याय मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो 250 लोग 300 लोग भी नौकरी पा जाते हैं तो किसी के घर की रोजी रोटी चलती है, तो उसमें दिक्कत की क्या बात हो सकती है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बात है। और मैंने संवैधानिक तरीके से जो मेरे साथ अंतिम साथी भी शामिल है, मैं दिल्ली में क्या करता हूँ, इतने दिन क्यों रुका, तमाम सवाल आए बीच में, मैंने हर अपने अंतिम साथी के लिए संवैधानिक तरीके से प्रयास कर रखा है। वो साथी जानते हैं। लोग सोचते हैं कि सुनील यादव के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती, क्योंकि वो जानते हैं, मेरे साथी जो मेरे साथ शामिल हैं, कि सुनील भैया ने उनके लिए जो प्रयास बेहतर से बेहतर संवैधानिक तरीके से हो सकता है वो कर रखा है। उनके लिए एडवोकेट भी जाते हैं, सारी चीज़ों उनको पता है, इसलिए वो सवाल नहीं उठाते हैं कि अगर उनके पास आईए भी नहीं है
आज मैं स्पष्ट कर देता हूं, देखो मैंने कह दिया था कि अगर आप चाहेंगे तो मैं संघर्ष में रहूंगा, आप नहीं चाहेंगे तो मैं संघर्ष में नहीं रहूंगा। आज की बात ये मैंने बहुत पहले लिख दिया था। जब लाइव आऊँगा, आप चाहोगे तो मैं संघर्ष में रहूँगा, नहीं चाहोगे तो मैं कतई नहीं रहूँगा। ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि मुझे कोई जो है बहुत बड़ा वो है और मैं रहना ही चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। आप चाहेंगे तो मैं रहूँगा, लेकिन आज मेरी बातें सुन लीजिए आप सब लोग ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं करने जा रहा हूँ। तो मैंने उनके लिए भी एक संवैधानिक तरीके से प्रयास किया, जिनके पास आइए भी नहीं, उनको पता है संवैधानिक तरीके से। अब रही बात इसकी कि संख्या बढ़ी और किसने गड़बड़ की, मैं आऊँगा। जिस बात को लेके आप ब्रीफिंग को लेके परेशान हैं, मैं आऊँगा। देखिए 10 दिसंबर को और उसके पहले आदरणीय जज साहब स्वयं बोले कि इन बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं नए वर्ष का, और ये सबने सुना, कोई मैंने अकेले नहीं सुना। उस समय की सिचुएशन क्या थी, असलियत जान लीजिए। आज आप असलियत नहीं जानोगे तो ना मेरे साथ न्याय कर पाओगे, ना अपने साथ न्याय कर पाओगे। उस समय की असलियत ये थी कि लगभग 7,000 और 6,500 के बीच में संख्या थी कोर्ट में 10 दिसंबर की तारीख की बात बता रहा हूँ। उसमें था क्या कि 3500 आदमी लोग तो मेरे साथ थे और 2600 लोग करीब जो है मनोज मौर्य के साथ थे। उनकी 12,091 की टीम थी। आप इसका जोड़ लीजिए और मात्र 700-800 जो भी बचे, वो सारी टीमों, प्रदेश की सारी टीमों के लोग थे। आप समझिएगा मेरी बात को, अगर नहीं समझे तो कभी जीवन में मैं न बताने आऊँगा न समझाने आऊँगा। अब जब ऐसा लगा कोर्ट से कि नियुक्ति मिलने वाली है, तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। बोले यार, ये तो अपने लोग तो सारे मिला के 600-700 हैं, पूरे प्रदेश के इतने नेता हैं तो इनके 600-700 लोग हैं। सुनील यादव और मनोज मौर्य के पूरी 80% लोग नौकरी लिए जा रहे हैं। माहौल बदला, यहाँ से कोशिश शुरू हो गई कैसे जो है अन्य लोग हमारे, और उनके निश्चित है इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, मैं बिल्कुल मानता हूँ सब लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन असली बात बताने जा रहा हूँ और सच्चाई के साथ बताने जा रहा हूँ। अगर इन बातों को आज आप नहीं समझे तो आप B.Ed टेट पास नहीं हो और आप जो है कमजोर हो बुद्धि से। बिल्कुल एक बात सत्य बताने जा रहा हूँ और इसको सत्यता के साथ सुनना। असलियत ये थी कि जब देखा गया कि 80% लोग तो मनोज मौर्य और सुनील यादव की नौकरी पाए जा रहे हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, बाकी तो बचे 20% लोग, और वो जो है कोई संख्या मायने नहीं रखती है। तो एक साइकोलॉजिकल ढंग से कोर्ट में ये मेंशन हुआ कि 17 दिसंबर ये क्राइटेरिया फिक्स हुआ, सारी चीज़ें हुई। इसके बाद थोड़ी सी मैं यहाँ पे कह दूँ कि आदरणीय जज साहब ने इसको और क्लियर संख्या पूछ दी, कितनी संख्या है कोर्ट में। हालांकि उस समय बताई जा सकती थी अंदाज से संख्या, लेकिन संख्या बताने के लिए अगली तारीख हो गई कि इसको फिक्स कर दीजिए और कितनी संख्या है वो बताइए कोर्ट में, अगली डेट दे दी गई। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि 14 और 16 दिसंबर के बीच का समय आता है, जहाँ पे संख्या बढ़ के हो जाती है 16,000। मतलब एकदम से संख्या बढ़ गई, परमा भरे गए, उसी में कंटेम्प्ट भी हो गई, और 16 दिसंबर और इसके बीच में संख्या हो गई 16,500। जो फिल्टर होके आई वो लगभग 16,500 की संख्या हो गई। वहाँ भी फिक्स नहीं हो पाया। आदरणीय जज साहब, हालांकि अन्य जितने मैटर हो रहे हैं, चाहे 29,000 भर्ती का मैटर हो, चाहे राजस्थान की भर्ती का मैटर हो, चाहे वो जो क्राइटेरिया फिक्स कर देती है कोर्ट की, इस तारीख तक कोर्ट में, क्योंकि मानी कोर्ट का कहना है, हमारा आपका कहना नहीं चलता कोर्ट में। मानी कोर्ट का कई आदेशों में ये कहना है कि जो लोग कोर्ट में आए हैं पहले, न्याय पहले उनको मिलना चाहिए। ये मानी कोर्ट कहता है, हम नहीं कहते हैं। ये हुआ है कि 108 नंबर वाला अभी जूनियर में घूम रही हैं लड़कियां और लड़के, और जो है उससे कम नंबर वाले नौकरी पा गए। क्यों पा गए? क्योंकि वो कोर्ट में थे। हम नहीं चाहते कि किसी को नौकरी ना मिले। मेरा उद्देश्य था जीवन का कि B.Ed टेट 2011 के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, लेकिन किसी को ना मिले, ये मेरा उद्देश्य तो कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो मैं चीज़ें समझ रहा था कि अगर किसी को ना मिले तो क्या। अब आते हैं असली मुद्दे पे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा लाइव अगर एक एक चीज़ हम समझाने बैठेंगे आपको, और सच्चाई है लेकिन हम समझाने बैठेंगे तो बहुत लंबा है। आते हैं
16 दिसंबर, लोग कहते हैं कि 16 दिसंबर ही क्यों आप कहते हो, और क्या गूगल फार्म वाले या अन्य लोग जो है, मैं नहीं कहता भाई मित्रों, मैं नहीं कहता। और वही गलती हुई हमारी टीम से, जिसको मैं आज सहज स्वीकार करता हूँ। वो गलती जो मैं नहीं चाहता था, और उसमें क्या हुआ था, वो कहानी यूँ थी कि डेट लगी 27 तारीख की, 27 मई की डेट लगी, और डेट अचानक एक दिन पहले 26 की हो गई। अब आदरणीय पटवालिया सर वर्तमान में सर्विस मेटल के देश के सर्वोच्च वकीलों में से उनकी एक गिनती है, और वो जो है निर्णय दे रहे हैं कई मामलों में जहां लाभ मिल रहा है लोगों को, वहां पटवालिया सर हैं। आप उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान की, जहां पे लाभ मिल रहा है लोगों को, वहां पटवालिया सर हैं। तो अब ये हुआ कि यार जब जो है इसका नंबर आया अपने केस का, तो उसमें जो है जब डेट पड़ गई तो ये हुआ कि यार क्या किया जाए। सबकी तैयारी थी। एक दिन पहले चंदेल मान बहादुर जी, प्रवीण श्रीवास्तव जी और रविंद्र दादरी जी, सारे लोग आए। हम लोगों ने ब्रीफिंग भी, उनको कॉपी भी दे दी कि ये ब्रीफिंग की कॉपी है, यही ब्रीफ कराना है सबको। और इसके लिए हम लोग बहुत सख्त थे कि देखिए कोई फालतू के मुद्दे नहीं उठाने हैं, हमें सिर्फ अपनी लिस्ट पे फोकस करके जो मेंशनिंग में आया है हमें वो चीज़ें उठानी है कोर्ट में, और हमारे सारे वकीलों को उठानी है कोर्ट में। इसमें इतर भागना ही नहीं किसी को, ये सारा तय था। कोई इसमें दुविधा की बात नहीं थी कि ब्रीफिंग में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये तय था कि एक मनोज मौर्य टीम से, एक सुनील यादव टीम से, एक जो है रविंद्र दादरी टीम से, जो जिसको सुनील यादव भेजना चाहें, जिसको मनोज मौर्य भेजना चाहें, जिसको। लेकिन जब एक दिन पहले डेट मच पड़ गई, हम लोग फिर पुनः उसी शाम को जब फोटो खींचा गया है, सुप्रीम कोर्ट में थे, सारे लोग पहुंचे, तो इतनी वो मची थी। उसी बीच वहां से पटवालिया सर के यहाँ से ये सूचना आई कि चूंकि जो है उनके कल 5 केस लगे हुए हैं, और उनको टाइम उन्होंने ब्रीफिंग का आज का दिया हुआ है, और आप लोगों को के लिए आज का टाइम नहीं है, क्योंकि आपके लिए कल का टाइम 6 बजे का फिक्स था, तो आज का टाइम नहीं है। और कल आपको कोर्ट में चूंकि 2 बजे मैटर लगा है, तो लंच टाइम पर समय होगा, वहीं पे हम जो है आप लोगों को सुन लेंगे। और चूंकि फाइल 15 दिन पहले एक गलतफहमी फैलाई जाती है कि फाइल क्या उनके पास नहीं पहुंची, सारा कुछ पहुंचा था। 15 दिन पहले पहुंच गई थी, फाइल थी उनके पास और सब कुछ था उनके पास। बस इतना सा करना था कि उनको करंट ब्रीफिंग जो होती है वो करानी थी मुद्दे की, और उसका 2 पेज की ब्रीफिंग थी। मेन उद्देश्य वही था, 16 दिसंबर और सारी चीज़ें ये सब था। तो अब मैं बताता हूँ कि 90-105 का जो मुद्दा उठाया गया, ये सिरे से मैं खारिज करता हूँ। ये सब था बदनाम करने के लिए, झूठ बोल के पूरे प्रदेश में एक लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब काम किया गया। इसकी वजह से ना जज इरिटेट हुए और ना ये कोई मुद्दा है। इसकी वजह से वो भी मैं बताऊंगा बाद में कि इसकी वजह से क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। पहले जो बात पहले की है वो बात मैं बता दूं कि जब जो है शुरुआत हुई, आदरणीय प्रशांत सर ने बहुत अच्छे से शुरुआत की, और जो हम लोग चाहते थे उसी मुताबिक उन्होंने मुद्दे को रखा। हालांकि जो है वो भी बात बताऊंगा कि इस बीच में हम लोगों ने क्या क्या किया। जो लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या, आदरणीय प्रशांत सर से भी मुलाकात हुई, अन्य एडवोकेट से भी मुलाकात हुई, और इसी बीच में हमने बीच में जो 1,26,000 पद खाली हैं उनका दाखिला भी कराना पड़ता है। ऐसी कोर्ट में नहीं सुनवाई हो जाए, मैंने अपने उससे दाखिला भी कराया और सब कुछ कराया कि कोर्ट में पटल में आ जाए और सुना जाए। जो सरकार ने लगभग 43,000 पद अपने उसमें स्वीकार किए थे विधानसभा में, ये सारी चीज़ें मैं कार्रवाई करने में लगा था और एडवोकेट से बराबर मिल रहा था। और आदरणीय मनोज मौर्य टीम के साथ फिर आदरणीय विकास सिंह सर जाएँ, इसके लिए हम लोग जितना प्रयास कर सकते थे मैंने अपने स्तर से सब प्रयास किए। हमने कहा कि कोई फीस का मुद्दा ना हो तो फीस भी सारी दे देंगे, लेकिन वो जो फाइल उनके पास है मनोज जी की उसमें जाएं जरूर, और कोशिश की गई। इस बीच में ये कोशिश की गई। उधर सबरीमाला केस चल रहा था। सबरीमाला केस में ये हो रहा था कि 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, तो सोचा गया कि घर पहुंच जाएंगे फिर वहां से भागेंगे, इससे अच्छा 2 दिन और इंतजार कर लो। तो इन सब चक्करों में वो टाइम जो है होता चला गया और हमें ज़्यादा रुकना पड़ गया, और उसका लोग गलत इशू बनाते हैं। उसमें मैं आऊँगा, बाद में आऊँगा, पहले आ जाते हैं यहीं पे जहाँ पे बात हो रही थी।
की जब शुरुआत हुई तो लोगों ने 90-105 का मुद्दा पकड़ लिया, बोले वो 90-105 सुनील यादव के वकील ने कह दिया। में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पे अपने अपने मुद्दे के सारे एडवोकेट खड़े थे और उनमें जैसे गूगल फॉर्म वाले भी थे और गूगल फॉर्म वालों की संख्या भी ज़्यादा थी, क्योंकि आप अगर 16,000 हो, आप कोर्ट में लड़ रहे हो, तो जो 32,000 हैं उनके वकील नहीं होंगे क्या? वो भी लड़ रहे, वो भी थे। और सूरी सर थे जिन्होंने 3 बार 90-105 आदरणीय पटवालिया सर के बगल में खड़े होकर 90-105 कहा, जिनको आदरणीय मैडम एडवोकेट ऋतु रेनीवाल असिस्ट कर रही थी। वो सूरी सर थे और वो समझ सकते हैं आप कि उनको असिस्ट कौन कर रही थी? ऋतु रेनीवाल जी कर रही थी। उन्होंने 3 बार कहा तो जज साहब करोल सर ने टोका भी वहाँ पे कि जब पटवालिया सर सीनियर, इतने मोस्ट सीनियर बात कर रहे हैं तो आप क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? ये बात वहाँ पे आई। और हर वकील को अपने मुद्दे पे बात रखने का संवैधानिक अधिकार कोर्ट देती है। तो ये कहना कि एक वकील वहाँ पे बोल रहा था या एक मुद्दे के वकील वहाँ पे बोल रहे थे, बिल्कुल गलत है। वहाँ पे सारे अपने अपने मुद्दे रख रहे थे और जब जो है आदरणीय प्रशांत सर ने बहुत अच्छे से बात रखी और पटवालिया सर ने इस गर्मियों की छुट्टी में इसको आप सरकार को दे के लिस्ट ऑर्डर करके सरकार को दे के इसकी जांच करा सकते हैं, इसमें बहुत कम लोग हैं और सारी बातें जो हम लोग कहलवाना चाहते थे वो उन्होंने कही। तो आदरणीय प्रदीप राय सर ने वहाँ पे एक लिस्ट की जगह 2 लिस्ट की बात की कि मिलॉर्ड 2 लिस्ट हैं और वहीं से वो गूगल फॉर्म का मुद्दा उठा। तो पीछे से सारे वकील उनके सपोर्ट में, गूगल फॉर्म वाले उनके सपोर्ट में आ गए, प्रदीप राय जी के सपोर्ट में आ गए। तो वहाँ पे आवाज़ें जब डिस्टर्ब करने लगी जज को, तो जज साहब ने कहा कि हमने पिछली डेट में भी कहा था कि 5 एडवोकेट चुन लीजिए, आप लोग 5 बोलेंगे, लेकिन आप लोग जो है इस तरीके से कर रहे हैं कोर्ट में। तो वहाँ पे जो है माहौल सबकी तरफ से बिगड़ा। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है आदरणीय पटवालिया सर के समर्थन में फिर आदरणीय जो रोहितगी सर हैं उन्होंने भी उनको असिस्ट करना शुरू कर दिया और बिल्कुल सही ब्रीफिंग जा रही थी, मतलब सही जो हमें उनको रखना चाहिए था वो सब रख रहे थे। इसके बाद जो है सलमान खुर्शीद सर भी उनके सपोर्ट में आए और जो अपने वकील थे वहाँ पे मौजूद, चाहे वो राघवन सर हों, चाहे वो क्या कहते हैं गिरी सर हों, सारे लोग इनके सपोर्ट में आए। लेकिन इनके सपोर्ट में थे ऐसा नहीं है, लेकिन उनके सपोर्ट में जो गूगल वाले हैं वो भी शोर मचा रहे थे पीछे से। तो वहाँ पे स्थिति दूसरी उत्पन्न हो गई। उसी में जो है एक कोई बात आई तो उसमें जो है उन्होंने कह दिया, एक वकील साहब ने कोई मुद्दा आया तो दत्ता सर की बेंच का जिक्र हो गया और वो वहाँ से, चूंकि जज साहब जो है निराश थे इस बात से कि यार इतना ज़्यादा जो है कोरस शोर हो रहा है और इतना ज़्यादा जो है शोर, मैंने मना किया था कि नहीं, एक संख्या निर्धारित करके लाइए और वो ना हो के यहाँ अलग अलग। तो संख्या निर्धारित करने में हमारे वकीलों का कोई कसर नहीं था, कोई नहीं। लेकिन वहाँ पे आप बात क्यों नहीं समझते सारे लोग कि अपने ही वकील नहीं थे, सारे लोगों के वकील थे, वो भी कोई गैर नहीं मैं मानता। ये आप गलत फहमी छोड़ दीजिए कि सुनील यादव किसी का दुश्मन है, किसी को गलत मानता है, लेकिन वो बात उन लोगों को याद नहीं रहती है कि अगर माननीय जज साहब ने कहा था फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज की बात, हमने नहीं कहा था, आदरणीय जज साहब ने कहा था, तो थोड़ा सा अगर धैर्य रखते लोग और रखते लोग, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ 1 मिनट। हेलो, हाँ सर, जी 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 ठीक है सर, ठीक है, मैं लाइव हूँ सर। अब जैसे मान लो मैं पूरे प्रदेश के सामने ये स्वीकार करता हूँ कि जो ब्रीफिंग हुई उसमें मुझे होना चाहिए था, लेकिन उसी समय आदरणीय गिरी साहब का मैसेज आया कि वो आ गए हैं एयरपोर्ट से और आदरणीय कलाम सर के पास बैठे हैं और एक ऑफिस में उनके मुलाकात होनी है हमारी। तो
अफरा तफरी का माहौल ये था कि मैं वहाँ जाऊँगा, और पास बना नहीं था मेरा। एक्चुअली बात बताऊँ कि मैं कोर्ट में जाता नहीं हूँ, उसका कारण है कि हार्ट का पेशेंट हूँ और 200-250 की भीड़ होती है और वहाँ का तनाव मैं झेल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कोर्ट नहीं जाता हूँ। तो ये हुआ कि वहाँ पे दीपक और उनका चूँकि पाठक जी का बन चुका था, और पाठक जी कैसे नज़दीक आए वो भी मैं बताऊँगा आपको अभी। तो पाठक जी का बन चुका था और उनको जो है ब्रीफिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, चूँकि पटवारिया सर उन्हीं के माध्यम से और अमित पवन जी के माध्यम से हुए थे। तो उनकी जिम्मेदारी थी कि कम से कम जो है कोर्ट जा ही रहे हैं और उनको ठीक से ब्रीफ करा देंगे। लेकिन तो हुआ क्या, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2 बजे का टाइम वो 1:35 कर दिया गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया। निश्चित तौर पे मैंने चलते चलते सिर्फ एक चीज़ मांगी थी पाठक जी से, वो ये कि जो ये पन्ना है जिसमें लिखा हुआ है जो गूगल फॉर्म किस लिए आया, और मैंने सुबह पोस्ट भी डाली थी, तो वो पन्ना आप जरूर कोर्ट तक पहुंचा दें। वो सबको उपलब्ध कराया था, मैंने सारी टीमों को मैंने उपलब्ध कराया था कि ये कम से कम उपलब्ध अपने वकीलों को करा देना कि 16 दिसंबर अगर फिक्स है तो इसकी वजह से फिक्स है। इसमें लिखा हुआ है कि गूगल फॉर्म किस लिए आया था, करेक्शन के लिए आया था, 16 दिसंबर के लिए आया था। और एक बात और याद दिला देना कि 22 तारीख को कुछ याचिकाएं अगर खारिज की थी माननीय जज साहब ने, तो क्यों की थी और क्या कहा था, उन्हें एडवोकेट को क्या कहा था, ये जरूर याद दिला देना। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं 5 दिन 6 दिन लगातार टेंशन में इसी बात से रहा कि जो मुझे असली बात वहाँ कहनी थी वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई, और सिर्फ लिस्ट पे मुद्दे पे हो सकता है। इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए, जब मैं कोर्ट रूम में मौजूद नहीं हूँ, कुछ हमारे साथी बता रहे हैं कि 90-105 की बात क्यों होगी कोर्ट रूम में अगर पटवारिया सर ने, तो शायद मुझे ये पता है कि मेरे पास जो मेरे फाइलिंग है मेरी, उसमें जो एक केस का वो होता है, स्टेटस होता है, केस समझने के लिए होता है, उसमें ऑर्डर हैं 90-105 के और सारी चीज़ों के, या अन्य वकील कोई कह रहे होंगे उनके उसमें वो कह गए हों, तो मैं ये भी बात को ये नहीं कहता कि नहीं, लेकिन उससे जज साहब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप इतनी बात बताओ कि अगर जो है मान लो मुझे बिल्कुल सच्चाई नहीं मालूम है, क्योंकि पाठक जी को आना था लाइव, इसके बाद मुझे आना था, मुझे बिल्कुल सच्चाई नहीं, और मेरी आदत है कि झूठ कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो नहीं बोलना चाहिए। तो अगर किसी स्थिति में अगर वो कहा भी जाए तो उससे यार क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या जज साहब उसकी वजह से केस छोड़ के चले जाएंगे? क्या वो कोई मैरिज की बात हो गई? क्या उससे अगर लिस्ट सॉर्ट करने के लिए कोई दूसरा भी वकील बोल रहा होगा कि ये लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, तो उससे तो वकील जज साहब को खुश होना चाहिए कि यार लिस्ट ये इतनी कम हो जाएगी अगर ऐसे। लेकिन आप मेरी जो दिल से पूछो, मैं जमीर से पूछो, तो ये मेरे लिए सबसे दुखद बात है जीवन की कि अगर वहाँ पे हमारे वकील 90-105 की बात करते हो, क्योंकि मेरे साथ असलियत में 60 से 65% साथी ऐसे हैं जो 90-105 को, जिम्मेदार साथी ऐसे हैं जो 90-105 को क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। और माननीय जो कोर्ट है वो बराबर जीरो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, बराबर जीरो ग्राउंड के लिए कह रहे हैं, तो वहाँ पे उसी उम्मीद से सारे लोग हमारा समर्थन कर रहे थे, हमारा साथ दे रहे थे। और आज वहाँ पे हमारे एडवोकेट अगर 90-105 की बात करते हैं तो ये बेईमानी है लोगों के साथ में। और ये बिल्कुल अगर इस तरीके की कोई बात हुई कोर्ट में तो उससे ये नहीं फर्क पड़ता है कि जज साहब चले जाएं कोर्ट छोड़ के या कुछ हो जाए। ये तो मूर्खतापूर्ण बातें फैलाई गई हैं, लेकिन हमारे ऊपर फर्क पड़ता है, हमारे साथियों के ऊपर फर्क पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं कि ऐसी बात कोई होती है या उठी है वहाँ पे, तो हमारे साथियों के लिए और हमारे लिए बिल्कुल कदापि उचित नहीं है। तो जो बात सहजता से स्वीकार करने की है उसमें इतना हो हल्ला क्यों? उसके पीछे कोर्ट केस कैसे बिगड़ सकता है? आप ये सोचो कि कहीं अगर कोई वकील शॉर्ट लिस्ट की बात कर रहा है और लिस्ट कम करने की बात अगर कोई कर रहा है,
अगर ऐसा कहा है तो उससे केस बिगड़ने की कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये एक अफवाह फैलाई गई विरुद्ध मेरे कि ऐसा हुआ है। लेकिन जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक आखिरी तक सारे वकील एक हो गए थे। आदरणीय सलमान खुर्शीद सर भी पटवारिया सर को बिल्कुल पीछे से बकअप दे रहे थे और सब कुछ अच्छा बोल रहे थे। सारे वकील जो अपने वकील थे कि पटवारिया सर के समर्थन में थे, आदरणीय जो है निकुल रोहतगी तक उनको असिस्ट करने लगे थे और सब लोग लिस्ट की मांग करने लगे थे कि गर्मियों की छुट्टी में आप उसका वेरिफिकेशन करा लीजिए। असलियत ये थी और सच्चाई ये थी, और इसके इतर जो भी बातें फैलाई जाएं उसको आप लोग दिल से न लिया कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बदनाम करने के लिए, किसी को नीचा गिराने के लिए इतने स्तर तक कुछ लोग गिर जाते हैं। नीलेश शुक्ला जी का लाइव आया, तमाम बातें उन्होंने कही। अब पाठक जी पे आते हैं। आदरणीय पाठक जी हमारे संपर्क में आए। हमारे छोटे भाई हैं चंद्रशेखर सिंह जी। चंद्रशेखर सिंह, धर्मेंद्र सिंह का नाम आपने सुना होगा, बलिया, बागी बलिया के बहुत नाम था और इस संघर्ष में उनका बहुत अविस्मरणीय योगदान रहा। अब होता क्या है कि जैसे जब मैं आंदोलन कर रहा था और जब कैंट में एक गड्ढे में गिरे लड़कों को पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, तो मैं बचाने को कूद गया उनको लाठीचार्ज में, और उसी में वो उनको बचाने के चक्कर में मुझ पे जम के लाठीचार्ज हो गया था। मैं कूद गया था उनके बीच में, तो वो जम के लाठीचार्ज हो गया था और इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे पैरों में इतनी लाठियाँ पड़ी थी कि मैं खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। तो उस समय सारी भीड़ दूर थी डर की वजह से। सिर्फ कानपुर की सिस्टर हमारी रेणु प्रजापति जी हमारे पास थी, जो दौड़ दौड़ के भीड़ को कह रही थी कि भैया इतना मारे जा रहे हैं, आप लोग जो है भाग रहे हो। और धर्मेंद्र जो है बिल्कुल पास में आए, उन्होंने चलने के लिए अपना कंधा दिया मुझे, और वो विपरीत हमेशा 24 फरवरी से लड़ते थे, हम न्यू ईयर से लड़ते थे, लेकिन वहाँ पे जो आत्मीयता धर्मेंद्र ने दिखाई है वो आजीवन में भूल नहीं सकता हूँ। और मेरी आदत क्या है कि मेरे साथ कोई इतना करता है तो मुझे इतना याद रहता है। तो वो धर्मेंद्र के साथी थे चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर बहुत अच्छी पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे लगातार कि जो है किसी तरीके से भर्ती हो और ईमानदारी से हो, सब काम ईमानदारी से हो। और उनकी थोड़ी सी मैंने इच्छा देखी कि इसके पास शायद पहले बहुत बड़ी टीम रहती थी सारे लोगों के पास, लेकिन इस समय जो है इन्होंने ना ज़्यादा याची बनाए हैं, ना कुछ मतलब है, और खुद कोर्ट में हैं लेकिन नहीं बनाए। लेकिन इनको ये ना लगे कि यार अगर मैं आज टीम का हिस्सा होता तो मैं ये करवा देता। तो जब उनसे चंद्रशेखर से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि चंद्रशेखर भैया आप एक काम करो, आप क्या चाहते हो ये बताओ। बोले भैया मैं बहुत अच्छा कोई वकील एक होना चाहिए और अपने मुद्दे को अब एक आवश्यकता है कि बहुत जोरदार तरीके से बात रखवाई जाए तो हमें कुछ मिल सकता है भैया, ये उम्मीद जग गई है कि हमें मिल सकता है, लेकिन भैया कोई ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता है और क्या करें। तो मैंने कहा कि भैया आपको वचन देता हूँ कि आपकी जो भी टीम है, अभय मिश्रा हैं, आदित्य यादव हैं, जो भी हैं, अमित हैं, जो भी जितनी भी टीम है, सारी टीम से आप कह दो कि आपको एडवोकेट जो कहोगे देश का हम देंगे, खुली छूट देंगे कि जो बात आप रखवाना चाहो कोर्ट में उनके माध्यम से इस अचयनित लोगों की वो आप रखवा लो। 2 एडवोकेट मैं ऑलरेडी करूंगा, एक एडवोकेट आप जो चाहोगे देश का जौन सा एडवोकेट चाहोगे मैं दूंगा आपको। बस आप ये ना फील करो कि आज मैं ऐसा कर लेता और मैंने ऐसी बनाए होती या मेरे पास संख्या होती तो मैं आज कोर्ट में दिखा देता। तो मैंने कहा छोटे भाई आप जो है बिल्कुल ये फील, यही शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ, और मैं कभी फॉर्डियल या ये सब तरीके का काम नहीं करता हूँ फेसबुक पे, और झूठ बोलने का काम नहीं करता हूँ। मैंने चंद्रशेखर सिंह से कभी आप की बात होगी उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैंने कहा कि आपको बिल्कुल छूट है कि आप कर लो। उन्होंने जो है, और इसके बाद इनकी पाठक जी की बात हुई तो पाठक जी कुछ मैटर को लेके नाराज थे इन लोगों से। 24 फरवरी की जो टीम है उससे कुछ मैटर को लेके नाराज थे। शायद उसमें एक मैटर ये भी है कि जो 275 की संख्या ऐड हुई एक 219 आईए में। अब भैया एक बात बताओ आप कि हम
कई परिस्थितियों से कई उससे गुजर रहे हैं। देखिए, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज करने नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं नीलेश शुक्ला और अमित तिवारी जिन्होंने इतना लिख लिख के मुझे परेशान किया है कि मैं और बोल बोल के, तो मैं उनको जवाब भी देना चाहता हूँ कि आपने तो इतना फैला दिया, दूसरे आदमी का ये भी नहीं सोचा कि एक आदमी को तुम इतना कस के टारगेट कर रहे हो, उसकी तबीयत का क्या, उस बात पे टारगेट कर रहे हो कि उस बात से जिससे कोर्ट की संख्या कम हो रही है और इरिटेट नहीं हो सकती, कम से कम कोर्ट संख्या कम करने की बात में, तो उसमें तो ऐसी कोई बम नहीं फोड़ा गया था, तो आप इस तरीके से कर रहे थे। लेकिन निहायत गलत था। अगर जिन्होंने भी, सूरी सर ने भी 3 बार अगर 90-105 की बात उठाई तो गलत थी वो बात, क्योंकि हमारे साथी जो कोर्ट में है और जज साहब जीरो ग्राउंड की ही बात कर रहे हैं हमेशा से, तो फिर ये सब चीज़ें, ये मुद्दे उठाने के होते ही नहीं है कि अपनी लिस्ट सॉल्व करने के चक्कर में अपने साथियों के साथ जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वर्षों से, उनके साथ आप जो है अन्याय कर दो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन्होंने जो भी कर रहे थे, जो भी कोर्ट में इस तरीके की बात कर रहे थे, वो गलत थी। लेकिन ये तो इससे तो लिस्ट सॉर्ट होती, पढ़े लिखे हैं आप लोग, इस तरीके की बात फैला के क्या मतलब था इसका, सुनील यादव को बदनाम करने का। अब आप सुनो इनकी कहानी। जब जो है पाठक जी से बात कराई गई तो मैंने कहा, स्पष्ट कहा कि देखिए, आप सबसे पहले 200-250 जो लोग हमारे साथ 12-12 विज्ञापन के हैं, उनकी बात करना, और भगवान जानता है, सौगंध खा रहा हूँ कि 7-12 विज्ञापन की तो बात ही नहीं उठाई गई कोर्ट में। तो कुछ वकीलों ने जो वहाँ पे जाते हैं अपने बीएड टेट के, उन्होंने झूठी अफवाह फैला दी, बोले 7-12 का मुद्दा उठाया गया। ये बिल्कुल निहायत ही घटिया बात है। कहीं कोई मुद्दा इस तरीके को उठाएं, बल्कि हम मुद्दे को दबाते हैं कि आदेश तो हो जाए, बाकी हम अपने साथियों का क्या करा ले जाते हैं, क्या नहीं करा ले जाते हैं, ये हम पे छोड़ दीजिए, लेकिन आदेश तो हो कोर्ट का 16 की लिस्ट पे। तो हमारा ये कोई मुद्दा नहीं था, ना ये कोई ब्रीफिंग थी। 7-12 विज्ञापन का मुद्दा गलत उठाया गया इन लोगों के द्वारा, जो कुछ लोगों ने उठाया कि वहाँ 7-12 विज्ञापन की बात हुई थी। आते हैं एक बात पे कि 16 के बाद किसने याची बनाए, सर्वविदित है, मैंने नहीं बनाए, और मैंने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं बनाए कि आदरणीय जज साहब ने मना किया है, और मैं जो है नहीं बना सकता। मेरे पास एक दिन में 4000 मैसेज आ गए थे, और चाहता, देखिए, लोग आरोप लगाते हैं पैसे कमाने के, तो पैसे कमाने का तरीका अगर इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं कि आप ले लो अनाप शनाप पैसा। लोग ले रहे थे 10,000, 20,000, 5,000, आप कुछ ना करो, आप 3,000 ले लो किसी से और कह दो ला हम मनवा रहे हैं आपकी अच्छी। तो हमारे पास तो संख्या 10,000 लोग भरोसा करने वाले थे प्रदेश में, और 10,000 की संख्या हो जाती है हमारे पास। लेकिन हमने जो है ऐसा नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ये मेरे सिद्धांतों के भी खिलाफ है और मेरे लोगों के भी खिलाफ है, मैंने नहीं किया। अब मेरे साथ से कोई जो मेरे साथ ऐड रहा है, कोई भाई है, वो अगर अपना बना रहा है तो इसकी जिम्मेदारी सुनील यादव की कतई नहीं है, ना है, न थी, और ना मैं ले सकता हूँ। वो उनकी जिम्मेदारी है जिन्होंने बनाए होंगे। और अगर उन्होंने 2700 बना दिए तो 29,000 किसने बना दिए, 29,000 बाकी किसने बना दिए। अगर 2700 उन्होंने बना दिए जो हमारे मित्र हैं और छोटे भाई हैं, तो 29,000 किसने बना दिए। ये समझने की बातें हैं, आप अगर दिमाग से समझो तो संख्या बढ़ाने में, सिर्फ बदनाम करने में आप पीछे नहीं हटते हो। अब मैं बताता हूँ आपको बात आइए 219 की। मुझे कोई दुश्मनी नहीं कि आइए 219 के सारे लोग नौकरी पा जाए, और ना मैंने इसको कभी बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाया, और सारी जानकारी होने के बावजूद भी मैंने फेसबुक पे बहुत ज़्यादा उखाड़ पछाड़ इस मैटर पे नहीं की। ये लोगों को समझना चाहिए, ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन अगर प्रवीण श्रीवास्तव जी, अगर नीलेश शुक्ला जी, अगर मान बहादुर चंदेल जी, बिल्कुल सही बात है कि किसी तरीके से इतने संघर्ष कर रहे हैं वर्षों से, उनका कहना ये था कि हमें भैया अपनी नौकरी की चिंता है कि इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, हमें नौकरी मिले, और नौकरी की चिंता है हमें। तो चिंता स्वाभाविक है, सबको है, लेकिन सच्चाई के साथ कहता हूं कि मुझे, या रविंद्र आदमी ने जैसा कहा कि उन्हें नहीं है, हमें उतनी ज़्यादा आवश्यकता नौकरी की नहीं है, हमारा ईश्वर हमारी जगह किसी और को नौकरी देगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो अपना काम किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले। अगर हमने अपने साथ, आपने बहुत अच्छा काम किया। जिस आईए 219 में 169 लोग थे, आज से 3 महीने पहले भी, 4 महीने पहले भी एक फाइल निकलवाई गई, उसमें 169 लोग थे, और आज भी निकलवाई गई अभी कुछ दिन पहले, तो 169 लोग थे। तो भाई उसमें 275 लोग कैसे हो सकते हैं। आप लोग अंदाजा लगाइए कि 275 लोग कैसे हो सकते हैं, उसमें कैसे नाम बढ़वाए जा सकते हैं। खैर, जैसे भी बढ़े, इसका भी मैंने मुद्दा नहीं उठाया कि ये सब
मुद्दे की बात नहीं है। उन्होंने अपनी नौकरी सिक्योर करने के लिए बात की। ठीक है भाई, आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं, उसके पहले एक डेट में ये आदेश हो चुका होता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री से के पास जाके सेक्रेटरी पूछे कि इनको कैसे करें, हम भर्ती करना है। आदरणीय जज साहब का ये आदेश हो चुका होता है। आपको वो आदेश लेके जाना चाहिए। वो आदेश लेके गए क्या आप? और आपको कम से कम हम ना ले जाते हमको, इसलिए कि भाई आप ये सोच सकते हैं कि क्योंकि कुछ अभी आऊँगा उस मुद्दे पे भी कि हम सुनील यादव हैं तो हमें इग्नोर करते। आप हमारे संगठन के सुधीर सिंह जी हैं, लखनऊ में रहते हैं, आप उनको ले जाते। आप मनोज मौर्य टीम से किसी को भी एक को आदमी को ले जाते, आप विधिवत बात करते, सबके सामने बात होती, मुद्दे को रखते और वो ऑर्डर लेके जाते। वो ऑर्डर ही लेने के नहीं गए आप। अब मुख्यमंत्री जी से वार्ता होती है, तो जहाँ तक मैं 2 बार मिला हूँ, बात की गई है हमारे सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, तो निश्चित तौर पे अधिकारियों के पास भेजा जाता है। तो जैसी कि मुझे सूचना दी गई कि आप लोगों को अधिकारियों से भी बात करवाई गई, तो आप लोगों ने उस समय सिर्फ जो है ये सुनने में आया, मैं देखिए जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ स्पष्ट, कि आपने रिस्पोंडेंट की बात की और आपने उस फाइल की बात की कि 400-500 लोग ही हैं, इनको कर दीजिए और इसके बाद ना कोई होगा। सारे लोग जो इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं इसी लिस्ट में हैं, इनको आप किसी तरीके से कर दीजिए और हो जाएगा। अच्छा, कौन सा अधिकारी जहाँ 16,000 की लिस्ट पड़ी हो और वहाँ पे कौन सा अधिकारी 600-500 के लिए नहीं राजी हो जाएगा? तो वो सारी बातें हुई। इसके बाद फिर जो ये बातें सुनने में आई मुझे और ये सारी बातें हुई, मैं कोई चश्मा लगा के नहीं बैठा था वहाँ पे, मैं न सुन रहा था, तो झूठ को मैं सच नहीं कहूँगा। जो भी बात हो वो लोग अपना कभी भविष्य में बताएंगे। इसके बाद उसका तस्दीक कहाँ से हुई कि एक व्यक्ति है इनके साथ का जौनपुर का, वो 2 दिन पहले कहता है कि सुनील यादव और मनोज मौर्य, एक ऑडियो मेरे पास आया, बोले सुनील यादव मनोज मौर्य के एक भी व्यक्ति का मैं नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, और धमाका होगा और अगली डेट में जो है मैं अपना डिटेक्ट करा के अलग सुनवाई कराऊंगा और हम नौकरी लेके दिखाएंगे। अब ये बातें आई मेरे पास, मैंने कहा कि चलो ऐसे आदमी कहते रहते हैं, लेकिन इतना अहित कोई नहीं सोचेगा। एक मुझसे चिढ़न की वजह से कि सुनील यादव के नाम से तुम्हें चिढ़न हो सकती है, लेकिन और सैकड़ों लोग जो बेरोजगार बेचारे हैं उनसे चिढ़न क्यों होगी किसी को? मैंने कहा चलो कह रहा होगा, हो गई बात। लेकिन अगले तारीख पड़ती है, कोर्ट में उन्हीं के कहे अनुसार संख्या 32,000 बोल दी जाती है। असलियत यहाँ से शुरू होती है। जब 32,000 की संख्या बोल दी जाती है माननीय कोर्ट में, तो आपको सबको पता है कि जज साहब की क्या प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने कहा इसको तो ना 5 की बेंच कर सकती है, ना 7 की बेंच कर सकती है, ना 11 की बेंच। आपको समझ में आई मेरी बात? नहीं आई हो तो एक बार और समझ लें कि जैसे ही संख्या 32,000 की बोली जाती है और उस चीज़ को लोग दबा गए, लेकिन जो बोली गई जज साहब बैक हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं। तो आपने उस मुद्दे को फिर इसके बाद जब जो है नीलेश जी लाइव आए तो उन्हीं वकील साहब की जिन्होंने 32,000 की संख्या बताई थी, उनकी बड़ी तारीफ करते हुए, वीडियो पड़ा होगा आप सुन लीजिएगा, बड़ी तारीफ करते हुए और वीडियो बना डाला कि ये है वो है। और सारी उनके दोस्त लिखने लगे थे कि 32,000 का नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, और 16,000 का, मैं सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मैं पोस्टें भी डाल चुका हूँ कि 16,000 का तो कि हम लंका लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक साजिश के तहत कि सिर्फ मेरिट पे सुनवाई चली जाए अगली डेटों में, और मेरिट पे तो हम बहुत मजबूत हैं। क्यों मजबूत हैं? कि भाई एक तो रिस्पोंडेंट हैं और एक जो है कुछ लोगों ने अपना आपको एक विशेष आईए में शामिल करा लिया है, वो हो सकता है उनको उस आईए के माध्यम से नौकरी मिले, तो हम लोग तो सुरक्षित हो जाएंगे, बाकी सब लोग खारिज करके घर भेज दिए जाएंगे और इतनी संख्या हो जाएगी। जब ये सूचनाएं किसी व्यक्ति को मिलेंगी, अगर वो वर्षों से संघर्ष कर रहा होगा, और ये कुछ चीज़ें फेसबुक के माध्यम से, हर माध्यम से सत्य भी साबित हो रही होंगी कि देखो साजिश के तहत उन्होंने 32,000 बोल भी दिया, अपने को डिटेक्ट कराना चाहते हैं, अलग सुनवाई चाहते हैं, तो किसी को भी कष्ट होगा। तो आप मेरे कष्ट को समझने की कोशिश करें। तब मैंने कोशिश की कि मैं किसी भी तरीके से चंद्रशेखर ने, सारे लोगों ने मिल के कि किसी भी तरीके से अच्छे वकीलों का पैनल लेके जाया जाए और उस लिस्ट पे कोशिश की जाए जो लिस्ट आदरणीय जज साहब ने और माननीय कोर्ट में बनवाई है और SCBA के साइड में वो चस्पा कराई है और डलवाई है। तो उस लिस्ट पे हम लोगों को
पूरा फोकस करना है, पूरी मेहनत करनी है। तो 16 के परिवार, आप मेरा दर्द समझो कि मुझे घेरा जाता है, मुझे सुनाया जाता है और मुझे ललकारा जाता है फेसबुक पे, मेरे हिसाब किताब डाले जाते हैं, इतने याची हैं तो इतना पैसा, जबकि मैंने आप मेरा संगठन मेरी सारी सत्यता जानता है कि मेरे पास कौन सा पैसा आता है। सिर्फ वो पैसा आता है कि जो है खर्चे का होता है, वहाँ भाग दौड़ का होता है, रुकने को होता है। बाकी हमारे 10 साथियों की टीम है, हम उनके पास, क्योंकि 10-10 हज़ार वकीलों के खाते में नहीं भेजा जा सकता, तो हमारे पास एक टीम है। हम उन्हीं के माध्यम से उन्हीं का पैसा एक जिलाध्यक्ष के पास इकट्ठा करते हैं, उसके अमाउंट हो जाता है, उसको हम सीधे वकीलों के खाते में भेजते हैं। उसके सारे स्क्रीनशॉट होते हैं, किस मद में कहाँ कब कितना पैसा लिया गया और किस तरीके से खर्चा किया गया। ये चूंकि रजिस्टर्ड संगठन होता है तो यहाँ पे हिसाब किताब रखना पड़ता है, सारे कार्यों का, सारी चीज़ों का लिखित ब्यौरा होता है। ये सब लफाजी नहीं चलती है वहाँ पे कि अन्ना कोई काम हो कि नहीं भाई वहाँ वो तो इतना 2 लाख वहाँ चला गया होगा, 5 लाख, सब चीज़ों का ब्यौरा होता है। और जिस दिन मेरा परिवार जो मैंने बनाया है, जो मेरे साथी हैं, पहले तो आप जिलाध्यक्ष से फ़ोन लेके, मेरा नंबर लेके, जिनके पास नंबर ना हो, आप मुझसे कभी भी, आज के बाद, लाइव के बाद कभी भी आप मुझसे हिसाब पूछ सकते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट हिसाब दूंगा और आपका शंका का समाधान करूंगा। जो मेरा परिवार है, जो मेरे साथ जुड़े हैं कोर्ट में, मैं उनसे इतनी ही अपील करूंगा कि जब चाहोगे आपके ज़िले में आ जाऊंगा, जब चाहोगे आप मुझे फ़ोन कर सकते हो और जब चाहो आप मुझसे हिसाब ले सकते हो। और आपको मैं आपके निजी व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। और लोग चाहेंगे, अगर मेरे साथ जुड़े प्रदेश के सारे लोग चाहेंगे तो मैं पूरे फेसबुक में पलट दूंगा जितना जितना मैंने पैसा आदरणीय एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के खातों में भेजा है। संगठन का जो पैसा भेजा है सारे, नीलेश शुक्ला जी चाहेंगे कि यार इन्होंने कोई बेईमानी तो नहीं की है, तो नीलेश शुक्ला जी, मैं आप चाहेंगे आप अपने वकील साहब से पूछ लीजिएगा, मैं उनका बहुत सम्मान प्रेजेंट टाइम में करता हूं। अगर वो चाहेंगे, आप चाहेंगे तो सारा ब्यौरा मैं फेसबुक पे डालने को तैयार हूं, मैं डाल दूंगा। लेकिन ये गंदी बात होती है, एडवोकेट की फीस, एडवोकेट का पैसा जब डाला जाता है तो बहुत विवादित चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को करने से बचना चाहिए। हाँ, जो लोग चाहेंगे, जो लोग भी चाहेंगे, जो संगठन की अगुवाई कर रहे हैं, दिल्ली आता हूँ, बैठ के पूरा पन्ना लाऊंगा, पूरा हिसाब लाऊंगा, हिसाब बैठ के कर लेना। अगर एक भी हिसाब गड़बड़ हो तो सुनी यादव का कान पकड़ लेना। जो, हाँ, बस इतना अंतर है, जो आप लोग मिसगाइड कर देते हो, आपकी कोई 100 की फाइल है, कोई 150 की फाइल है, कोई 200 की फाइल है, कोई कहते हो 360 की फाइल है, और सुनील यादव की फाइल एक मुश्त 3500 की है। तो जो वकील आपकी 100-150 की फाइल पे सीनियर 1 लाख में जाता होगा, वो हमसे दुगना चार्ज तो लेगा ही, 3 गुना चार्ज तो लेगा ही, अगर वो मेरी फाइल पे जाएगा। ये अगर आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है कि अगर मान लो किसी आदरणीय अधिवक्ता की शुल्क 5 लाख से 8 लाख तक लिखी है ऑनलाइन, तो 5 लाख उनसे ले लेंगे। जो लोग जो है कम संख्या रखते हैं तो वो जानते हैं कि यार कितने लड़के हैं, 100-150 लड़के हैं इनकी फाइल में, और उनको नहीं मालूम होता है कि इनके पीछे 10 फाइलें और हैं, लेकिन वो ले लेते हैं कि इस फाइल पे ही तो मुद्दे को रखना है हमें, तो वो ले लेते हैं और कम पैसे में भी ले लेते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे 3500 लोग होंगे तो उनसे मैक्सिमम फीस ली जाएगी, ये आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो मैं ज़्यादा सफाई नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे और संगठन के बीच का मामला है। हम अपने साथियों को समझा लेंगे और निपट लेंगे। हम अगर चोर होंगे तो हमारे साथी चोर कहेंगे तो हम वो सह लेंगे और सुन लेंगे उनकी बात को, उनको जवाब दे लेंगे, क्योंकि हमें किसी को, अन्य को हिसाब देने का कोई राइट नहीं बनता है। क्योंकि मैंने जो तय किया था पिछली डेट में, वो रविंद्र दादी से तो मैंने यहाँ तक कहा था कि रविंद्र भाई आप आ जाओ, पैसे की कोई चिंता ना करो, कोई टेंशन ना करो, वकीलों की कोई टेंशन ना करो, जैसे चाहोगे वैसे कराए जाएंगे, किसी अन्य से पैसे का आह्वान ना करो। संगठन के पास तो कम से कम 18 लाख तो अभी रखा हुआ है, 1-2 लाख अभी और आने वाला है, वो भी आ जाएगा। तो हमारे पास 20 लाख 22 लाख रुपए की व्यवस्था ऑलरेडी हो रही है, तो पैसे की चिंता ना करो, आप साथ दो और ईमानदारी से हम लोग जो है प्रयास करके इस बार कुछ पाते हैं। और आह्वान मत करिए आप पैसे का, अगर नहीं करना चाहते, क्योंकि लड़ तो हम 16,000 परिवार के लिए रहे। ये बात मैंने होटल में रविंद्र दादी जी से कही थी, अगर उनको याद होगी तो वो आपको बता भी देंगे। क्यों? क्योंकि सच्चा मन था कि किसी तरीके से एक आदमी ऐसा मिला है रविंद्र दादी जी के रूप में मुझे, कि जो है किसी भी फाइल में अपनी नौकरी लेके भागने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं है।
समझिए मेरी बात को। मैंने क्यों रविंद्र दादरी जी को ही आगे चुनाव आगे करा, इसलिए करा कि मुझे लगा कि मेरे साथियों ने कहा स्पष्ट कि भैया ये तो अपने अपने नाम दर्ज कराए हैं उसमें, और इन पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। और ऐसी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, अमित तिवारी रोज पोस्ट डालता है कि सब लोगों को अलग करवा देंगे, डिटेक्ट करवा देंगे, और हम ही रह जाएंगे और हम ही अलग सुने जाएंगे। तो भैया इन पे कैसे सबको भरोसा किया जा सकता है, जबकि भरोसेमंद, देखिए मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई लोगों की निकल के आई मेरे सामने, तो उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा कि देखो एक व्यक्ति है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, और वो इन गलत चीज़ों में या अपनी नौकरी लेके भागने के चक्कर में नहीं है, वो है रविंद्र दादरी। तो उनको चुन लीजिए आप, उनके नेतृत्व में तो हम लोग ये 24 फरवरी वाले आ ही सकते हैं सब लोग, क्योंकि वो पुराने संघर्षशील साथी रहे हैं और हमेशा से अच्छा संघर्ष किया उन्होंने, लाठियाँ भी खाई हैं, मेरे सामने खाई हैं। तो मैंने कहा कि रविंद्र दादरी को कोई ब्लेम नहीं लगेगा, और वो खरा आदमी है, खरा कहने वाला है, और वो लोगों से हिसाब भी ले लेगा। और रविंद्र दादरी जी ने कहा भी मुझसे कि भैया 7 लाख तो, जब मैंने 18 लाख बताया था तो बोले 7 लाख तो मेरे पास है, 8 लाख मनोज मौर्य जी के पास है। तो मैंने कहा 7 लाख आप बताओ तो, लेकिन उस आदमी की विडंबना देखिए कि सबको ढकने के लिए, सब चीज़ों को ढकने के लिए उस व्यक्ति ने कब 7 लाख आ गया, आज तक आया कि नहीं आया वो नहीं बता पाया। और उसकी वजह है कि 15-20 साथी हैं, वो कितना कितना दिए, कैसे कैसे दिए। अब ये वो बात रविंद्र दादरी जाने, या आदरणीय खुर्शीद सर कितने में आए, ये रविंद्र दादरी जी जाने और उनका ग्रुप जाने। ये मुझे जानकारी करनी भी नहीं थी, न करनी चाहिए। ये उनके ग्रुप की बात है कि उनका ग्रुप अपने ग्रुप में संतुष्ट करें, लेकिन ये तय हुआ था कि आप जो है, जो अगुवाकार हैं, कम से कम हमें उनकी लिस्ट नहीं चाहिए अगुवाकार की कि उन्हें कितने लोगों ने पैसा दिया, ये वो जाने, लेकिन किस अगुवाकार ने कितना पैसा दिया, तो कम से कम उनके लोगों तक सूचना तो जाए कि मान बहादुर जी ने इतना पैसा लिया, या प्रवीण श्रीवास्तव जी ने इतना लिया, या जो अन्य 2-2, 3-3 लोग हैं, एडवोकेट हैं, और 16 लोगों की लगभग लिस्ट है कि उन लोगों ने कितना कितना अपने ग्रुप से पैसा लिया है और कितना आपके लोगों को उपलब्ध कराया। मुझे नहीं चाहिए था पैसा, वो रविंद्र दादरी जी को चाहिए था कि कितने कितने लोगों ने कैसा कैसा, ये सिर्फ इतना सा मांगा जा रहा था। क्यों? क्योंकि उन याचियों तक सूचना तो पहुंचे कि किसी की लिस्ट में 600 लोग हैं, किसी की लिस्ट में 360 लोग हैं, किसी की लिस्ट में 200 लोग हैं, और वो लोग जो फुटकर कोई 100 बनाए, कोई 25 बनाए, कोई 50 बनाए, वो हर डेट पे पैसा ले रहे हैं। और कुछ लोग तो आदरणीय प्रशांत सर के नाम पे पैसा ले रहे हैं, कुछ आदरणीय कलाम सर के नाम पे भी पैसा ले रहे हैं, कलाम सर के पास जुड़े हुए हैं कुछ लोग। तो वो लोग क्या है कि कलाम सर को चवन्नी नहीं दे रहे हैं। प्रशांत सर से हमारी डायरेक्ट बात हुई, उन्होंने कहा सुनील जी मैं किसी एक से पैसे ले ही नहीं रहा हूँ, अगर ये लोग पैसे ले रहे हैं मेरे नाम पे तो गलत कर रहे हैं। ये आदरणीय प्रशांत सर के शब्द थे मेरे से कि मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ। और मैं अब समझिए उस व्यक्ति की कि वो तो पैसे ले नहीं रहे हैं, उनके नाम पे लोग पोस्ट डाल के पैसे ले रहे हैं, तो गलत बात है ना कि एडवोकेट के पास पैसा पहुंच नहीं रहा है, आप लोग पैसा दिए पड़े हो और वो लोग लिए पड़े हैं, तो इनकी भी तो सच्चाई सामने आना चाहिए कि आप बड़े लोगों को तो आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन ये छोटा छोटा काम लगाया जा रहा है डेट पे है कि 1,00,000-1,50,000 की अगर वसूली की जा रही है और दिया नहीं जा रहा है कुछ आप लोगों को, संगठन को, और उसकी वजह से एडवोकेट को हायर करने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। तो मैंने ये सवाल उठाया था कि कम से कम इनसे क्लियर तो मांगिए, इनके लोगों को जानकारी तो हो कि इतना पैसा लेके मात्र इतना क्यों दिया गया, सिर्फ इतनी सी बात थी। आपको बता चुका दिल्ली क्यों रुके। पाठक जी का लाइव के विषय में मेरी पाठक जी से विगत दिनों से बात नहीं हुई है, मैं स्पष्ट बताता हूँ, जो बताता हूँ, बात नहीं हुई है। मुझे कल सूचना मिली कि वो जो है उनके पीजीआई में ताऊ जी एडमिट कराए गए हैं अचानक में, और वो बात सत्य निकली, और वो जो है एडमिट कराए गए हैं, और उसमें जो है वो लेके उनको आए हैं, तो इस वजह से वो लाइव नहीं आ पाए। वो उनका लाइव होगा या नहीं होगा, इससे भी आज के बाद मुझे सरोकार इसलिए नहीं रहेगा कि मैंने कह दिया था लोगों से, अपने लोगों से वादा कर दिया था कि देखिए आज के बाद मैं कोर्ट संबंधी विषयों पर 13 तारीख तक लाइव नहीं आऊँगा, समसामयिक पोस्ट डालूंगा, रील डालूंगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन कोर्ट संबंधी बातों पे हमारा संगठन, पूरा का पूरा संगठन अंडरग्राउंड हो जाएगा। सब मनोरंजन की पोस्ट डालेंगे, सब कुछ करेंगे, तो संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं कोर्ट संबंधी न कोई प्रश्न करेंगे और न कोई उस संबंधी जवाब देंगे, और ना उनकी जवाबदेही बनती है, उनकी तैयारी बनती है कि अगर कुछ भूल चूक इस डेट में हुई है
तो वो भूल चूक आइंदा अगली डेट में ना हो। लेकिन आदरणीय जज साहब ये बात गलत है कि कोई 90-105 की वजह से कोर्ट विचलित हुई या किसी अन्य जो वहाँ पे कोरस हुआ, कोई 90-105 की बात कर रहा है, कोई गूगल फॉर्म में दोनों लिस्टों की बात कर रहा है और कोई अलग अलग तरीके से मुद्दे उठा रहे थे वहाँ पे। तो हर आदमी बोलना चाहता था और उसी में बात आई, दत्ता सर का किसी ने नाम ले दिया तो वो उन्होंने कहा कि इससे और फिर उनके पास समय ही नहीं है क्योंकि अगले महीनों में उन्हें रिटायर होना है। अच्छी बात क्या बची है वो भी मैं कह के जाऊँगा, लाइव लंबा होता जा रहा है, लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं वो यही है। मैं किसी को आरोपित नहीं कर रहा, लेकिन आप इतनी सी बात समझो, मेरी लड़ाई इससे कतई नहीं है किसने 500 चंदा लिया लड़ने के लिए, किसने 1000 लिया। क्यों? इसलिए नहीं है कि मैं लड़ रहा हूं तो मैं जानता हूं कि पैसे की आवश्यकता होती है। हर डेट में तो एडवोकेट पैसा लेते हैं और लोग क्या लिखते हैं, मीन श्रीवास्तव चंदा चोर, सुनील यादव चंदा चोर, फलाने जी चंदा चोर, और ये याची का पैसा लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हिसाब लो ना यार, अपना हिसाब लो ना अपने अगुवाकार से, है कि भाई कितना किया, कितना कौन सा वकील किया, क्या किया, कितना पैसा खर्च हुआ। अगर इतना विश्वास है तो हिसाब लीजिए। मेरे यहाँ तो कोई ऐसी बात आती तो मैं जिले में जाके हिसाब देता हूँ, जाके जिन जिलों में कोई भी ऐसी बात आई। मैं अभी अलीगढ़ जाने वाला हूँ, कुछ मुद्दे हैं वहाँ अलीगढ़ में, मैं अलीगढ़ जाने वाला हूँ, मीटिंग लेने वाला हूँ, सरेआम मीटिंग लेने वाला हूँ, खुलेआम मीटिंग लेने वाला हूँ। तो ऐसी बातें हैं कि अगर जहाँ पे दिक्कत है लोगों को तो हमें पहुँचना चाहिए, हमें जाना चाहिए। तो ये लिखना चंदा, अरे भाई आप पहुँचे कैसे यहाँ तक? आप पहुँचे तो अगर हम लड़ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ के ही पहुँचे हो। प्रवीण श्रीवास्तव लड़ रहे हैं या मान बहादुर चंदेई लड़ रहे हैं, रविंद्र दादी लड़ रहे हैं, उनके सारे जुड़ के तो पहुँचे वहाँ पे। अब ये बात अलग है कि कौन सा वकील के मुद्दे में क्या समझौता हो रहा है या वकील कौन सा जा रहा है, आप किसकी आशा कर रहे हो, तो आपके पास चंदा कितना आ रहा है और आप उससे कितना बेहतर कर सकते हो, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आप कहो कि उन्हें याची बनाए हैं, उन्हें इतने याची बनाए हैं, तो कोर्ट में अभी नौकरी मिलने वाली थी, न बनाए होते याची तो कहाँ से तुम्हें नौकरी मिलती? तो ये मुद्दे कौन उठाता है? ये मुद्दे वो लोग उठाते हैं जो ना हमारे साथ शामिल हैं, ना उनके किसी के साथ शामिल हैं। वो शामिल कहीं है ही नहीं, वो जो है रह गए हैं या बाद वाले हैं, वो सिर्फ लड़ाई लगवाने की कोशिश करते हैं और धड़ाधड़ लिखते हैं और उटपटांग उसी के हमारे कुछ साथी शिकार हो जाते हैं। और वो लगभग फर्जी आईडी हैं जो इस तरीके के सवाल उठाती हैं। इन सवालों में कोई दम नहीं है। बिना वकील को फीस दिए, बिना वकील को हर डेट पे फीस दिए आप लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं। और मैंने तो 20 लाख का खर्च किया, एक डेट में कब किया, जरूरत पड़ी तो अब 20 लाख का कोई हिसाब चाहे तो मुझसे फोन करे, मुझसे ले सकता है हिसाब कि भाई आपने कैसे कैसे कहाँ कैसे खर्च कर दिया। तो वो खर्च का हिसाब मुझसे मेरा साथी ले सकता है। अन्य साथी चाहेगा तो उसको दिल्ली पहुंचना चाहिए, पूरा ब्यौरा है मेरे पास, मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि निहायत घटिया काम है कि इस तरीके से, जैसे पटवारिया सर की फीस को डिस्क्लोज करने के लिए तमाम लोगों ने कहा, लेकिन मेरे पास अपना सबूत है संगठन को दिखाने के लिए कि मैंने 10.5 लाख पेड किए हैं, तो 10.5 लाख मैंने पेड किए हैं। अब वो क्यों किए हैं ये जो हमें तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं तो चार मानी सम्मानित एडवोकेट के पास गया, 4 सम्मानित एडवोकेट के पास, लेकिन चारों में से सब ने मना कर दिया कि इतना ओल्ड केस है, इतना ओल्ड मामला है, हम नहीं आएंगे केस में। अगर फिर इसके बावजूद पटवारिया सर आ जाते हैं केस में, तो मैं कहता हूं इस फेसबुक के माध्यम से कि मैं पुनः पटवारिया सर को हायर करना चाहता हूं, लेकिन अब की बार हायर करना चाहता हूं हम अपने एडवोकेट आदरणीय कलाम सर के माध्यम से करेंगे। जो काम वो चाहेंगे तो हायर करेंगे, नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर कोई करवा देगा, जो लोग लिख रहे थे कि मैं 5 में करवा दूंगा, 3.5 में करवा दूंगा, अगर करवा देगा तो 50,000 रुपये मेरी तरफ से उनको मैं दूंगा। करवा दीजिए प्लीज़, बेरोजगारों का हित हो जाएगा, आप करवा दीजिए। इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं होगी, मैं आपके माध्यम से कर लूँगा। और कलाम सर को भी मैं मना लूँगा कि सर इनको बात कर लेने दीजिए और आपकी देखरेख में हो जाएंगे, लेकिन इतनी फीस इनके माध्यम से कम हो रही है तो उनके दिलवा दें। मैं चुनौती देता हूँ इस फेसबुक के माध्यम से कि आप हमें पटवारिया सर को अगली डेट 13 तारीख के लिए हायर करवाइए और आपने जो फीस सब लोगों ने लिखी है उस पर करवाइए। मैं हायर करूंगा और मेरे संगठन की तरफ से हायर करूंगा और ब्रीफिंग सारे लोग मिलकर करा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और वही होगी बात सिर्फ जो है जो हमें कहनी चाहिए थी। मूल बात मेरी ये थी, मेरा खुद का विरोध ये है कि वहाँ पे ये बात क्यों नहीं कही गई कि जो 16 दिसंबर था और जो
22 तारीख को याचिका खारिज हुई थी, क्यों खारिज हुई थी? जो मूल मुद्दे से हम लोग भटक के और 90-105 फलाना ठिकाना, यहाँ जहाँ असली चूक हुई वहाँ कोई नहीं कहना, वहाँ सुनील यादव सीना तान के कहता है कि असली चूक वो थी। सारे एडवोकेट को जो हमारे गए थे उनको इस मुद्दे पे एक होके, या एक वकील साहब को, पटवारिया साहब को ये बात जरूर रखनी थी वहाँ पे, जो मैंने अंतिम फोन करके भी कहा कि नहीं, इस चीज़ को किसी भी तरीके से रखवाइएगा कि 22 तारीख को, इसलिए 16 तारीख है क्योंकि 16 तारीख इसमें ये पेपर देना उनको कि इसमें लिखी हुई है, और इसलिए है और कि जो है 22 तारीख को आपने खारिज किया था मिलोड, तो इससे बहुत कुछ बन सकता था। लेकिन वो चीज़ वहाँ पे शायद वो वकील की हमने हर तरीके से उसमें ब्रीफिंग में भी रखा था मुद्दे को, लेकिन वो वहाँ पे आपाधापी ऐसी मची, और जज का मूड भी समझते हैं एडवोकेट, ऐसा नहीं है सीनियर एडवोकेट होते हैं वो जज का मूड समझते हैं कि जज क्या सुनना चाहते हैं, तो वो उस तरफ को चले जाते हैं और जो मूल बातें हैं वो आपकी रह जाती हैं। मेरी कोशिश होगी कि अगली डेट में ये सब बातें रह ना जाएँ, चाहे मैं बहुत बड़े वकील को लेकर जाऊँ ना जाऊँ, चाहे मैं बहुत बड़ा कुछ करूँ ना करूँ, लोगों के ऊपर बहुत बोझ डालूं ना डालूं, 100-200 में ही काम चलाऊं अपने संगठन के लोगों से, लेकिन मेरी एक कोशिश ये रहेगी कि वो वकील साहब तो होना ही चाहिए जो शुरू से केस में रहे, जिनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझिए बड़े वकीलों में कभी कभी ये दिक्कत होती है कि समय भी कम मिल पाता है, जो चीज़ आप कहलवाना चाहते हैं कोर्ट में वो नहीं कह पाते हैं। आदरणीय सलमान सर आए तो थे, बुजुर्ग हैं, आप उठा के ले आए उनको, बुजुर्ग को, कोई बात नहीं, और बहुत सीनियर हैं और मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़ा नाम है। लेकिन अगर मान लो पटवारिया साहब से कोई गलती हो रही थी तो बराबर के सीनियर अगर आप खड़े करे हैं तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती थी, वो अड़ जाते ना उसी बात पे। आपने कैसी ब्रीफिंग कराई थी? वो अड़ क्यों नहीं पाए कि मिलॉर्ड ये है और इस चीज़ में इस तरीके से है? मैंने आपको भी तो पर्चा उपलब्ध कराया था, तो आपने क्यों नहीं कराई? तो आप अपनी गलतियों से भागना चाहते हो, मैं अपनी गलती से भागना नहीं चाहता हूँ कि गलती असली ये हुई, आप ले दूसरी गलतियों को गए, गलती असली ये हुई कि हमारे किसी सीनियर एडवोकेट ने उस चीज़ को दे ही नहीं पाया, जो मैंने कागज़ भेजा था वहाँ पे, वो कागज़ नहीं पहुँचा पाया। तो अपनी चीज़ों को स्वीकार करना सीखे, दूसरे को टारगेट करना बंद करिए। और आप लोग कितने नैतिकतावादी हैं ये मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि गंदी बात होती है फेसबुक पे इस तरीके से किसी का चरित्र हनन करना, और किसी को जो है लाइव आके और किसी पे कीचड़ उछालना कि आपने ये भ्रष्टाचार किया है, आपने 1-1 लाख 1.5 लाख फला मेटल में लिए हैं, और FD कांड किया है पूर्व में, और FD जमा हो रही थी, ये सब कांड खोलें, आपके नाम लेके खोलें, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो सूचनाएं मिली वो गजब की थी। आप 1500 की बात करते हो कि डेट में ले रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, उनकी दिल से पूछो जिन्होंने अभी 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया दिया है, और जो है इसी भर्ती में नाम शामिल कराने के लिए दिया है। उनके दिलों से पूछो यार, क्या बात करते हो कि आप 10 साल से लड़ रहे हो, आपने अगर 10,000 खर्च कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लगातार अनवरत लड़ रहे हो किसी के साथ में, और उनके दिल से पूछो जो आए और उन्होंने 1.5 लाख फेंका और नाम अपना शामिल करा लिया। तो साहब ये बहुत बड़ी बात है, इसको गौर करो। मैं ज़्यादा नहीं उधेड़ना चाहता हूँ, मेरे पास सारी चीज़ों के सारे बातों के हैं। और ये भी है कि कुछ चीज़ें 2019 की बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि मैं कह सकता हूँ, लेकिन नहीं कहना चाहता। इससे क्या मिल जाएगा? अगर इससे आपको दिक्कत होती है या परेशानी होती है तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने अब डॉक्टर साहब आते हैं, अपनी बात कहते हैं, उनकी बातों को सब सुनते हैं। तो डॉक्टर साहब आते हैं, वो कहते हैं कि बहुत सिद्धांतवादी बात, वो प्रेजेंट प्रोसेसिंग का मतलब नहीं है। इतना रायता फैलाया शुरुआत में आप लोगों ने, इतना फेसबुक पे कि हद से ज़्यादा कि जो है लगे वीडियो लगे यो, और जो घर में बैठे उनको जगाओ, गूगल फॉर्म भरवाओ, भरवा गूगल फॉर्म। अरे भाई कम से कम समझो तो कि वो क्यों करवा रहे हो तुम इस तरीके की बातें। इससे कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा कि जो है बाढ़ आ गई, सब्जी वाले ने भी भर दिया, और हमारा टिलिया वाला उसने सोचा कि नौकरी मिल रही सुप्रीम कोर्ट। आप इतनी सी बात बताओ समझदार बंधुओं, नियोक्ता सरकार होती है ना, नियोक्ता तो सरकार, कोर्ट नियोक्ता नहीं होती है। कोर्ट कोई भर्ती निकालती है क्या? नहीं निकालती है, सरकार भर्ती निकालती है ना।
आप इतनी सी बात, सिंपल सी बात, अगर पढ़े लिखे होकर मेरी नहीं समझ पा रहा, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है मेरे बात के साथियों का सबका हो जाए, लेकिन जैसे जज साहब ने कहा था कि फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज 2 फेज में हम सुनेंगे, तो वैसे ही रहने देते ना, आपको भी सुना जाता, आपका भी न्याय हो जाता, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इतनी सी बात बताओ, बहुत गंभीरता से की बात मैं कहने जा रहा हूँ, जिसका जवाब किसी के पास हो तो देना। जब आपका कंटेम्प्ट पड़ा हुआ था, तभी तो जिनका कंटेम्प्ट पड़ा था उनसे तो परफॉर्मा मांगा गया, वो क्राइटेरिया तय करके कोर्ट द्वारा, एक क्राइटेरिया तय किया जाता है कोर्ट द्वारा, और आपका परफॉर्मा मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि आप बीएड टेट 2011 हो, आप लड़ाई लड़ रहे थे, आपका कंटेम्प्ट पड़ा हुआ है कोर्ट में, तब उन लोगों से जिनका कंटेम्प्ट पड़ा हुआ है उनका परफॉर्मा माननीय कोर्ट द्वारा मांगा गया। जब माननीय कोर्ट द्वारा परफॉर्मा मांगा गया तो किनका मांगा गया? जो लोग कंटेम्प्ट में, उन्होंने भेजा अपने वकील के। और उसमें गलती कहाँ हुई कि जो जिनका वकील है उसके माध्यम से परफॉर्मा जाना चाहिए था। हमारे सारे परफॉर्मा हमारे एडवोकेट के माध्यम से रिसीव कराए गए, और वही एक वैधानिक तरीका था। सारे परफॉर्मा माननीय नोडल सर को हमारे एडवोकेट के द्वारा रिसीव कराए गए, और संख्या कतई नहीं बढ़ती। तो जब जो है एक संख्या फिक्स हुई कि 16 दिसंबर को मिडनाइट तक कितने लोग, तो वो जो लोग कंटेम्प्ट में थे उनका परफॉर्मा मांगा गया। अब एक बात हमें बताइए आप कि 22 तारीख को माननीय जज ने जो एडवोकेट गए उनको चीटर कहते हुए और खरी खोटी सुनाते हुए वहाँ से वो याचिकाएं भी 3 याचिकाएं खारिज की। आदरणीय जज साहब ने, मैंने नहीं, आदरणीय जज साहब ने खारिज की। क्योंकि उनको याद था कि 16 दिसंबर को हम फिक्स कर चुके हैं और जो चीज़ें हैं वो फिक्स हो गई हैं। तो गूगल फॉर्म आया तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आदरणीय राघवन सर ने जब एक डेट में मुद्दा उठाया कि मिलॉर्ड कुछ लोग जो है गांव देहात के हैं या जिनके पास सूचना नहीं हो पाई, वो अपना जो परफॉर्मा, समझिएगा बात को, जो 16 तारीख तक परफॉर्मा भरना था कंटेम्प्ट वालों को, वो परफॉर्मा में अपनी आईए वगैरह नहीं सबमिट करा पाए, नहीं दे पाए हैं। तो क्योंकि कुछ लोगों की आईए बाद में दी लोगों ने, और बहुत आरजू मिन्नत के बाद मिली, लेकिन मिली तो उनकी आईए बाद में मिली। तो उसके लिए जब कोर्ट में उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने नोडल सर की तरफ इशारा कर दिया। जज साहब ने पूछा उनसे, क्योंकि गूगल फॉर्म जज साहब ने नहीं बोला, तो आदरणीय नोडल साहब ने ये कह दिया कि हम गूगल फॉर्म के माध्यम से और जो है करवा लेंगे सर, इनका संशोधन करा लेंगे। हो गई ना बात। अब आप बताओ, आप जवाब दो इस पर फेसबुक के माध्यम से कि 16 दिसंबर है और 22 तारीख को जज साहब खारिज कर रहे हैं, तो कोई चीज़ें निर्धारित करके अगर सुप्रीम कोर्ट से गूगल फॉर्म घर बैठे लोगों के लिए निकलेगा तो ये भर्ती हो गई कि नहीं हो गई? ये भर्ती निकालना हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या मानिए सुप्रीम कोर्ट भर्ती निकाल सकता है क्या? जो घर में बैठे हैं कोर्ट में है ही नहीं, और अभी तक जितने निर्णय आए हैं कोई एक निर्णय दिखा दो कि जो कोर्ट में ना हो उनको घर बैठे न्याय सुप्रीम कोर्ट में दिया हो। एक नजीर आप हिंदुस्तान की दिखा दो कि घर में बैठे थे साहब और जो है हम नौकरी पा गए, हम कोर्ट में थे ही नहीं। याची लाभ जब मिलता है तो जो याचना करने गया है, जो कोर्ट गया है, उसको मिलता है याची लाभ। घर बैठे लोगों को कोर्ट याची लाभ नहीं देता है यार। ये बात क्यों नहीं दिमाग में घुसी लोगों के कि कोई भी भर्ती सरकार निकालती है, ये तो घर बैठे लोगों के लिए। आपने कहा कि मौका दे रही है, अरे मौका कंटेम्प्ट वाले जो पहले आते हैं कोर्ट उन पे विचार करती है। तो एक भर्ती बोर्ड बना दिया गया आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को, एक भर्ती निकाल दी गई। उसका खामियाजा ये हुआ कि जज साहब एक डेट में स्पष्ट बोले। आप लोगों को पता है सबको, आप लोग सच को सुनते नहीं हो, पसंद नहीं करते हो। जज साहब ने स्पष्ट बोला कि 7,000 इनके पद खाली है, लगभग 10,000 हम प्रोटेक्ट करके भेजेंगे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। सरकारी अधिवक्ता से यही शब्द थे उनके कि आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, हम प्रोटेक्ट करके भेजेंगे। यानी जज साहब 16 से 17,000 करना चाहते थे। जब 16 से 17,000 को नौकरी मिलने वाली थी, फिर अब अगली डेट में आप 32,000 कह दोगे जाके, तो जज साहब है, उनका तो माथा टनकी जाएगा। है असलियत की नहीं है। अब
कब आंखें फूटी रहेंगी तो जिंदगी भर गाली देते रहोगे, सुनील यादव को देते रहोगे। लेकिन सच्चाई यही थी कि फर्स्ट फेज में अगर यहाँ कुछ होता तो सेकेंड फेज वालों को भी दया मिल जाती, किसी न किसी कानूनी तरीके से वो भी हो जाते। लेकिन ना मुझे मिले ना तुझे मिले, सबका सत्यानाश वाली कहानी करी गई। अब इसके बाद फिर जो है बातें सुनाते हो कि ऐसा है वैसा है, और उन्होंने जो है 90-105 कह दिया, नहीं तो बिगड़ गया मामला, नहीं तो सब मामला सही था, नहीं तो उनको नौकरी मिलने जा रही थी। क्या बेवकूफ़ी की बात समझाते हो। अरे 90-105 कह भी दिया किसी वकील ने तो उसने लिस्ट शॉर्ट करने के लिए कहा, तो जज को तो और जल्दी करना चाहिए कि इससे तो लिस्ट और शॉर्ट हो रही है। लेकिन जज साहब तो के दिमाग में ये था कि हमने तो 0 कानून की बात कर रखी है, तो उनके दिमाग में तो है ना। तो आदरणीय प्रसन्ना सर अभी मामले को सुनेंगे, और पटवारिया सर ने लास्ट तक लिस्ट के वेरिफिकेशन की बात कही है, और जिसको निखिल सर ने बिल्कुल उनका समर्थन किया वहाँ कोर्ट में, सलमान सर ने समर्थन किया, और जो है राघवन सर ने समर्थन किया, गिरी सर ने जो अपने एडवोकेट थे उन्होंने सबने समर्थन किया उनका। और लास्ट में जो है वकीलों के शोर ज़्यादा होने लगे, गूगल फॉर्म वाले अलग कर रहे थे, अपनी बात अलग कर रहे थे। लेकिन प्रसन्ना सर चूंकि अभी आदरणीय प्रसन्ना सर इस केस में है, हमें बहुत अभी भी आशा है। लेकिन मैं तो याद रखना कि ये सब काम कि हम कोई प्रचारित करके, कोई योजना बना के कोई काम किसी अन्य प्रयोजन से कर रहे हों, कतई नहीं। हमारी इच्छा एक बार ये है कि, और मैं रविंद्र जी से बात भी मेरी होती है, मैं कह चुका हूँ कि सबके हितों के लिए आपसे बात होती रहेगी। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आप अपने लोगों को टाइट करिए, हम अपने लोगों की पारदर्शिता बनाते हैं, और आप अपना काम करिए, आप अपने वकील को मजबूत करिए, हम अपने वकील को मजबूत करते हैं। और घोड़ा है दूर न मैदान, 13 तारीख को सारी चीज़ें स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। कोर्ट में कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। अगर कोई गलती हुई और अगली बार भी उस चीज़ को हम रिपीट करते हैं, हमारा संगठन रिपीट करता है, तो निश्चित रूप से हम किसी भी जय जयकार के पात्र नहीं होंगे। हम फिर जो है सच्चाई में अपने लिए भी कहता हूँ कि हम वास्तव में फिर बहुत गाली सुनने के पात्र होंगे। अगर कोई चीज़ होती है तो सब चीज़ों को दरकिनार कीजिए, आगे की अपनी अपनी रणनीति फेसबुक से हटके बनाइए, आरोप प्रत्यारोप बंद कीजिए। मेरे पास बहुत काला चिट्ठा है, क्यों खोलूँ, क्यों बताऊँ। 16 तारीख के बाद के किसने कौन कौन याचिकाओं में किससे किससे पैसे लिए, क्या किए, क्यों बताऊं यार, मैं क्यों बताऊं। लोग जुड़ना चाहते थे, लोग तो अनाप शनाप पैसा देना चाहते थे, तो वो नहीं चिल्ला रहे हैं। तो इनके पेट में जो लोग घूम रहे हैं उनके पेट में क्यों दर्द होना चाहिए यार, क्यों दर्द होना चाहिए। जब वो अपना दे के हजम कर गए और फिर तुमने तो किसी ने 5,000 दिया 10,000 दिया, वो अलग मैटर है, वो मैटर अलग है। मेरे पास झांसी की भी पूरी सूचना है, कितना कितना पैसा लिया गया। मेरे पास पूरे हर जगह की हमारी हर एक आदमी के पास होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब सबकी एक दूसरे के पास सूचनाएं रहती हैं, लेकिन काम वो गलत है कि जहाँ पे बेरोजगार को उल्लू बना के सालों से 1 लाख दीजिए, 1.5 लाख दीजिए, 50,000 दीजिए, क्यों मौका आया है कमा लीजिए, वो कमाई कहते हैं, उसको कमाई कहते हैं। और उसमें जो है जरा देर में पलटा दिया जाता है, करोड़ों लाखों का गेम हो जाता है। वहाँ का आदमी शोर नहीं मचा रहा, कोई साइलेंट है बिल्कुल, लाख उनको तो नौकरी मिलने वाली है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी 10 साथियों को भी नौकरी मिलेगी तो 11वें हमारे साथियों को जरूर सबको मिलेगी। ये मैं आपको वचन देता हूँ लाइव में, और ये मैं इस संघर्ष में जो इतने वर्षों से किया है उसकी आप कुछ भी मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे नौकरी चोरी छिपे नौकरी लेके मैं भागने दूंगा या कोई भाग पाएगा। सबका संघर्ष जो क्राइटेरिया कोर्ट ने तय किया, कम से कम उतने लोगों को तो नौकरी मिलनी ही चाहिए, उस पर कोई कुठाराघात नहीं होने चाहिए। हमारे सारे लोगों से मैं अपील करता हूं, जितने भी साथी हैं और जितने साथी सुन रहे हैं, कि आज के बाद हमसे अपेक्षा ना करिएगा कि सुनील यादव लाइव आएँ, सुनील यादव वहाँ आके जो है सफाई दें। मैं सफाई नहीं दूंगा, आप कह दो आज के बाद मैं बिल्कुल नेतृत्व से हट सकता हूँ, 10 लोगों की टीम बना के हट सकता हूँ। ऐसे नहीं 10 लोगों की आपके संगठन की ही टीम बना दूं कि आप इन लोगों के माध्यम से आप अपनी लड़ाई लड़िए और इन लोगों के माध्यम से आप करिए। लेकिन हम ज़्यादा सरदर्द रोज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप सब जानते हो कि एक स्टैंड पड़ा हुआ है और 2 ब्लॉकेज झेल रहा हूँ,
और वो जो है व्यक्ति कितना सह सकता है कि 5-6 दिन ठीक से अन्न नहीं गया था मेरे मुंह में और ठीक से जा नहीं रहा था कि यार इतनी वो इतनी चीज़ें गलत हो गई वहाँ पे। 90-105 का सोच बेवकूफ़ मचा रहे थे। वो निरा गधे टाइप के लोग हैं और उनको नेतृत्व से मुझे घिन आती है कि तुम तो नेतृत्व करता ही नहीं हो, तुम तो बेवकूफ़ी बना रहे हो लोगों को। और बेवकूफ़ इसलिए बना रहे हो कि तुमने अपना अलग एक F-16 फाइल में नाम दर्ज करा रखा है और तुम नेतृत्व सबका कैसे कर सकते हो यार? उन लोगों का नेतृत्व कैसे कर सकते हो तुम जो तुम नए बना रहे हो या पुराने अन्य लोग हैं? उस 275 में जो लोग नहीं हैं उनको तो जवाबदेही तुम्हारी बनती ही बनती है कि तुम उनकी नौकरी लगाने का प्रयास करोगे कि जो तुम्हारी फाइल में दर्ज है, जो दर्ज करवाएंगे उनकी नौकरी लगवाने का प्रयास करोगे। तो तुमसे मुझे कहीं कोई वो नहीं रहता है, गुरेज नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अपनी अपनी बातें करो और ये जो सब काम धंधे जो दूसरों को टारगेट करने के 90-105 को लेके आपने जो टारगेट किया वो आपका घटियापन था, क्योंकि आपको अकली नहीं है कि 90-105 की बात में तो जज और शॉर्ट लिस्ट हो रही तो और जल्दी राजी हो जाना चाहिए। तो उससे बवाल मचाने की क्या जरूरत थी आपको? सुनील यादव ने ऐसा सिर्फ बदनाम करने के लिए कि इनके अधिवक्ता को और इनको सुनील यादव को इतना बदनाम कर दो कि लोग जो है भाग खड़े हों। सिर्फ आप संगठन तोड़ना चाहते थे। ये आपकी नीयत नेतागिरी की है। 6-6 आदमी 10-10 आदमी आपके साथ विश्वास कर रहा है, आप लोगों को जोड़ नहीं पाए, वो अलग बात है। और यहाँ तो 10,000 लोग खड़े थे जुड़ने के लिए, तो हटा दिया। मैंने कहा नहीं, ये काम नहीं करूँगा, ये संवैधानिक काम नहीं है। 16 के बाद में किसी को नहीं जोड़ूंगा। नहीं जोड़ा मैंने, न किसी से पैसा लिया अनैतिक। हाँ, कुछ साथियों की मदद हो गई तो मैंने उनको डायरेक्ट बहुत कम पैसे में उनको फ़ोन करवा दिया होगा, कह दिया होगा कि सर ये जो है इनसे बहुत कम पैसा ले लीजिए और ये पुराने साथी रहे, इनकी मदद कर देना, अगर मदद हो जाए तो बहुत कम पैसे में। अब पूरे सुप्रीम कोर्ट में उठा लीजिए, कुछ अधिवक्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया। उन अधिवक्ताओं ने 10,000, 20,000, 25,000 नहीं लिए। यहाँ तक कि लोगों ने उनके पास 600 कैंडिडेट जोड़ रखे हैं, उनकी फीस तक नहीं देते हैं, वो उप नहीं करते हैं। चलो यार, कोई तो दे रहा है, सुनील यादव दे रहा है, कोई दे रहा है, हमारे पास थोड़ा बहुत जो आ रहा है ठीक है आ रहा है। तो उन्होंने नहीं कमाई करी, तो आज वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं मेरी तरफ से। मैं बार बार कहता हूँ कि ये मुद्दे बंद कीजिए। 90-105 के मुद्दे से न कोर्ट इरिटेट हुई और न कोई ऐसी मुद्दा है ये इरिटेट हुई जो है गूगल फॉर्म वाले अलग अपना दावा पेश कर रहे थे और अलग अलग आवाज़ें आ रही थी। कोई मेरिट की भी बात कर रहा था कोर्ट में, कोई मेरिट की भी बात कर रहे थे कोर्ट में कि अगली डेट में आपने मेरिट की सुनेंगे, मेरिट को सुन लीजिए। तो आप समझिए गणित को और सारी चीज़ों को आप मंथन कीजिए कि एक वकील नहीं था, अलग अलग मुद्दों के अलग अलग वकील थे, अलग अलग शोर था। उनको झेलते हुए जज साहब जो है सोचा कि अभी इतनी जल्दी फाइनल हो नहीं रहा है, उनका रिटायरमेंट आ रहा है, तो वो केस से हटे और आदरणीय प्रसन्ना सर हो सकता है अगले सीनियर होंगे। तो समझिए और ये भी समझिए कि अगर मैंने रविंद्र गांधी जी का नाम लिया बार बार आगे करने को, तो बहुत सोच समझ के लिया था और मुझे भरोसा था कि ये व्यक्ति इन सब में, क्योंकि मैं आंदोलन के समय से भी जानता था और आंदोलन के समय जब आज एक मान बहादुर जी ने दिल में चुभने की बात लिख दी मुझे कि मैं इनको कभी भी, मैं तो कहा तो मैं कभी भी इनके खिलाफ किसी बात पे नहीं जाता हूँ, लेकिन दिल में चुभने की बात ली। बोले इन्होंने विश्वासघात किया, ये लोग जो है 2011 के बैनर तले 2012 बात कर रहे थे। कभी भी मान बहादुर जी सुन लीजिए मेरे लाइव में, मैं 25 जुलाई 2017 के बाद सिर्फ 7/12/12 विज्ञापन की लड़ाई लड़ा हूँ। सिर्फ क्या लड़ा हूँ? 7/12/12 विज्ञापन की लड़ाई लड़ा हूँ और वही लड़ता हुआ हारा हूँ कोर्ट में और खारिज हुआ हूँ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं 7/12/12 विज्ञापन की लड़ाई लड़ा हूँ। 2011 और 12 का समझौता की ऐसी कोई बात नहीं थी। और आप विद्वान जन हैं, आप ऑर्डर पढ़िए 25 जुलाई 2017 का, उसमें क्या है? उसमें यही है जो मैं लड़ाई लड़ा हूँ, वही है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं आदरणीय कपिल सिब्बल को लेके गया था पहली डेट में, बहुत ज़बरदस्त ये था कि आज नोटिस होने वाला है, नहीं हुआ तो अगली डेट में नोटिस हो जाएगा सरकार को, सब कुछ अच्छा था।
लेकिन उस समय किसी की फीस 4 साल 5 साल पहले किसी की फीस वापस नहीं हुई थी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और उस समय जो है सुनवाई, कोरोना काल आया, कोरोना काल में जो है ऑनलाइन सुनवाई में जो पहली डेट का रिजल्ट था वो इसलिए 0 हो गया कि किसी तरीके से साजिश करके ये कह दिया गया कि फीस वापस हो चुकी है इन लोगों की। वो आर्ट भी ऑर्डर लिए बैठा रहा मैं कि करूं तो करूं क्या इसको, कि सरकार ने कह दिया कि इनकी फीस वापस हो चुकी है। मुद्दे का हल तो उसी समय निकल गया होता जिस समय जो है आदरणीय कपिल सिब्बल को मैं लेके गया था और पहली डेट पे ज़बरदस्त बहस हुई थी और उसमें जो है ये लग रहा था कि कुछ होगा इस मुद्दे पे। छोटा काम कभी नहीं किया हूँ और बहुत संतुलित पैसे में उस समय भी आदरणीय कपिल सिब्बल को बूंद बूंद करके इकट्ठा करके, किसी की क्षमता नहीं होती है कि इतना कम पैसे में और इकट्ठा करके एकजुट करके एक मुट्ठी बना के मैं उनको पेश किया था। उसमें भी 2 लाख रुपए कम पड़ा था, तो कुछ लोगों ने, कुछ साथी, अग्रणी साथियों ने, मेरे सहित अग्रणी साथियों ने उनको पेश किया था। ये इतिहास में बहुत कम देखने को मिलेगा, बीएड टेट के इतिहास में, जो मैं एक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि हमारा उद्देश्य हौसले पे था, मेरी नौकरी का उद्देश्य नहीं है। मुझे कोई गलत साबित इस बात के लिए नहीं कर सकता कि मैंने अपनी नौकरी के लिए कोई अलग से प्रयास किया हो, कहीं अलग से एक जगह भी कोई कोशिश की हो और मुझसे कहा गया। शर्म नहीं आती आप लोगों को, सिर्फ शर्म नहीं आप लोगों को, मुझसे कहा गया इस बात के लिए कि आप 50 नाम ऐसे दे दीजिए अपने खास लोगों के, जो 50 नाम दे दीजिए जो बिल्कुल आप चाहते हो आपके, इनकी नौकरी का इंतजाम बिल्कुल पक्का है, आप मान लीजिए, और 50 नाम दीजिए। मैंने कहा 500 भी नहीं दूंगा मैं, 50 तो छोड़ दीजिए, अब 500 भी मेरे खास नहीं है। मेरे साथ जो आखिरी बंदा भी लड़ रहा है वो मेरा खास है, सुनील यादव। एक नाम नहीं दे सकता यार, उसकी सजा देते हो मुझको, उसकी सजा देते हो कि मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं 50 बंदे क्या, मैं 500 भी नहीं दूंगा। मेरा अंतिम साथी भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये ईश्वर की सौगंध खाता हूँ। ये प्रश्न आया था मेरे सामने कि 50 लोगों का नाम दे दीजिए। मैंने कहा 50 क्या, मैं 500 भी नहीं दूंगा। और मैं अपने अंतिम साथी के लिए भी लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने साथियों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं 16 की लिस्ट के लिए जो साथी हैं उनके लिए बिल्कुल जीवटता से लड़ रहा था। और मैंने कह दिया था पूरे प्रदेश में पिछली डेट में कि आप चिंता ना करिए, संगठन के लोग भी सब अपने ही हैं, एक परिवार है ये, और इस परिवार में अगर इन लोगों ने पैसा दिया है, इनके पैसे का जो 3200 साथी हैं, इन्होंने पैसा इकट्ठा करके दिया है, तो इसको अपना ही पैसा समझिए। अननेसेसरी पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं, आगे पीछे आप दे दीजिएगा, आप खर्च कर दीजिएगा, लेकिन अभी जो है पैसे की कमी नहीं आने दूंगा और नहीं आने दी पैसे की कमी। जो अच्छा से अच्छा हो सकता था वो करने का प्रयास किया, और उस प्रयासों में सफलता न मिले तो इसका दोष मार दो सुनील यादव के मत, जो आदमी निर्णय कराना चाहता था। जो लोग मीटिंग बनाते थे, कहते थे कि 8 से 10 दिन से चले, सुनील यादव निष्कर्ष निकालना चाहता था कि कितनी जल्दी निष्कर्ष निकले, अच्छे से अच्छे एडवोकेट आए, वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि इतनी डेटों तक मामला चल रहा है कि इतना बेरोजगार ये पैसा कहाँ से देगा। तो उसकी सजा मुझे दी जा रही है टारगेट करके, क्योंकि जो प्लानिंग बनी थी, अब मैं नाम नहीं लूंगा यार, कुछ लोग थे जिन्होंने साक्षात सुन के मुझे बताया, लेकिन मैं पी गया बात को। मैंने कहा वो अपनी मीटिंग में क्या कहते हैं इससे मुझे लेना, बोले 8 से 10 डेट मामला चलेगा। मेरी हवा खराब। मैंने कहा यार इतना पैसा लोग दे रहे हैं, मैं इतना पैसा एक डेट में खर्च करूंगा तो कहाँ से लोग देंगे। तो मैंने कहा कुछ तो निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि आदरणीय पटवारिया सर को अंतिम तक ये कोशिश करनी चाहिए कि कुछ तो ऑर्डर हो, कोई तो जज साहब फैसला करें। तो इसके लिए उन्होंने लास्ट तक लिस्ट के लिए वेरिफिकेशन की मांग की, और सारे एडवोकेट जो रोहतगी सर थे, सारे लोगों ने उनका समर्थन भी किया, लेकिन झूठ फैलाया गया। 90-105 का मतलब बोगस चीज़ें फैलाई गई। ये मूर्ख लोग हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि 90-105 से क्या फर्क पड़ गया जज के ऊपर। भाई कौन सा फर्क पड़ गया जज के ऊपर? वो तो लिस्ट को शॉर्ट करने की बात जज ही कह रहे हैं, तो कहेंगे और शॉर्ट हो जाएगी। तो ये झूठ एक नैरेटिव सेट करके फैलाया गया। इस झूठ को कंडम घोषित करता हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई उसका मतलब नहीं था। हाँ, जो बातें मैंने आपको सत्यता के साथ बताई कि वो उन बातों में चूक हुई कि हमारे एडवोकेट को जो बातें, जो पेपर वहाँ उपलब्ध कराने के लिए दिए गए थे, जो कोर्ट की उसमें है, वो उपलब्ध नहीं कराए गए। इसी पे भ्रष्टाचार के आरोप न लगाएं, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी को गाली गलौज न करें, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई अगर अपना समय दे रहा है, लड़ रहा है, जिसकी वजह से आप कोर्ट में हैं, उस अगवाकार को सिर्फ ये समझाएं कि आप इसके हकदार हैं
कि आप जो पैसा हमसे ले रहे हैं, आप उसमें कौन सा वकील खड़ा कर रहे हैं और किसको सहयोग कर रहे हैं। उस टीम तक सहयोग जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, कि वहाँ भी कंजूसी कर रहे हो। आप पैसा हमसे ले रहे हो, 100 लोग हैं और आपने 80,000 रुपया इकट्ठा किया है, 80,000 में 5,000 पहुँचा रहे हो, 8,000 पहुँचा रहे हो कि 70,000 पहुँचा रहे हो, ये पता करने की कोशिश करें। और इसीलिए मैंने कहा था रविंद्र जी से कोई मतलब नहीं था कि कम से कम उन लोगों की लिस्ट डाल देना जो अंतिम बार की है। हिस्ट्री लेके ना बैठो, हिस्ट्री तो अच्छों की नहीं निकाल पाओगे और इतना लंबा मामला चला जाएगा तो मूल प्रश्न से फिर भागना हो जाएगा। सिर्फ उतना करो कि जो पिछली डेट में तय हुआ था कि हमें ये चीज़ें कि कौन कौन टीम कितना कितना पैसा दिया है। अशोक प्रजापति जी ने कितना दिया है, राम कुमार पटेल जी ने कितना दिया है, और अरुण शामली जी ने कितना दिया है, महावीर बब्बा ने कितना दिया है, विनोद जी ने कितना दिया है, फलाने जी ने कितना दिया है। सबका डाल दो, सबको समझ में आ जाएगा, उनकी टीमों को, और सबकी साहूकारी समझ में आ जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। रविंद्र जी, मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ, इसको गलत मत समझिएगा। मैं सिर्फ आपके काम आसान करने के लिए मैदान में आज आया हूँ कि आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं तो इनसे निपट नहीं पाओगे। फिर अगली डेटों में वही झंझट, और आपको कितनी सरदर्दी झेलनी पड़ रही है ये मुझे पता है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पता है मुझे। बहुत अगुवाकारी में बहुत सरदर्दी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए आपका काम आसान करने के लिए मैंने बहुत अच्छी टिप्स दी आपको, डाल दीजिए। और आगे चल के आप अपना कैसे क्या इकट्ठा करते हैं उसकी रणनीति आपके अंडर में बननी चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर कोई ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी से पारदर्शिता से काम करे तो उसका सहयोग करें। इसलिए करें कि आगे लड़ाई बाकी है। अभी 1 डेट या 2 डेट पड़ जाएं, 3 डेट पड़ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरीके से मेरा अपने संगठन के साथियों से अनुरोध है कि जो मिनिमम पैसे में जिस ईमानदारी से काम हुए हैं उसी ईमानदारी से मिनिमम पैसे में अगर 200 की ज़रूरत होगी, 300 की 100 की ज़रूरत होगी, उसी के आधार पर लेंगे। आपको पता रहेगा कि आपके संगठन के पास कितना पैसा है, आपका कौन वकील गया, उसकी क्या फीस, ये आपको पता रहेगा आदरणीय जिलाध्यक्ष के माध्यम से। तो न गलत किया है न गलत करेंगे। बहुत ज़्यादा किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना ये बिल्कुल गलत है, हेरसमेंट करना बिल्कुल गलत है, किसी को अपशब्द लिखना, किसी को गाली गलौज करना बिल्कुल गलत है। मैं आज के बाद आप सभी से अपील करूंगा कि अगर वास्तव में 29 जो क्या कहते हैं गलत विज्ञान वाली भर्ती है 29,000 वाली, अगर उसका आप पालन करने को हम लोगों को कहते हो तो आप भी सीख लो कि बिल्कुल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ये सब जो है बातें बीएड टेट के कान जो करे, जो गलत निकाल के डालते हैं, पोस्ट चले लाइक कमेंट मिले, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इन सबको आप अपने अपने ग्रुपों से आउट करना शुरू कर दें। जो मेरे एडमिन है इनको आउट करें ग्रुप में। जो बीएड टेट संबंधित अब पोस्ट 13 तारीख तक वो डालें कि जिसमें जो है वो हाय विपदा ये हो गई, हाय विपदा ये हो गई, ये नहीं कहा वो नहीं कहा, ये सब गायब करिए आप। जो हुआ उसको भूल के जो अच्छा कर सकते हैं उसकी रणनीति बना देने दें। और ये फालतू के लोग दिमाग खराब करते हैं, इनको आप आउट करके बाहर करें। और ऐसे लोग न आपके भले हैं, न संगठन के भले हैं, न अन्य लोगों के भले हैं। मैं इन्हीं सब के साथ ये विनम्रता से आग्रह करता हूँ कि सच्चाई अगर सबके सामने हो, समझ में आई हो तो ठीक, नहीं आई हो तो ठीक। आप में से जो कमेंट करके ये बताएंगे कि मुझे 16 के परिवार के हित में इस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए, या अन्य अपने ही साथी जिनकी मैं मदद करता रहूँगा हर तरीके से, उन 10-5 लोगों को नेतृत्व सौंप के और मुझे हट जाना चाहिए। ये आप लोग अगर मुझे बताएंगे, दिशा निर्देश करेंगे तो मैं उसका पालन करूँगा, ये मैं वचन देता हूँ। क्योंकि बहुत सी चीज़ों से मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। बहुत कुछ झेलना पड़ता है क्योंकि एक तो वहाँ रहो, अब वहाँ रह के, और इसके बाद जो है दही रोटी खाते हैं क्योंकि हमें ऑयली बिल्कुल तेली खाना मना होता है। और उसी के लिए अब नीलेश शुक्ला जी बोलते हैं, एक राजू अवस्थी सुनील यादव को खाना लेके जा रहे हैं। कितनी गंदी बात यार, तुम्हें कैसे मुंह से निकल जाती तुमको। मैं क्या इंसान नहीं हूँ यादव हूँ तो
हैं, और वो उनको छोटा भाई मानता हूँ, तो वो पंडित हो गए तो बहुत इसको देखेंगे कि मैं पंडित हूँ तो सुनील यादव को खाना ना खिलाऊँ, मेरा भाई है बड़ा, उसको खाना ना खिलाऊँ। ऐसा शिकायत में संस्कार ऐसे हैं कि राजीव अवस्थी हमें अगर हम बीमार हैं, हमारी तबीयत खराब है, राजीव अवस्थी को हम खाना ले आते हैं तो वो हमें खाना नहीं ला सकते हैं। जब मेरी मर्जी होती है मैं चला जाता। अब आपके सामने किसी दिन वो चले गए, आपने देख लिया कि राजीव अवस्थी खाना खाने लेने जा रहे हैं, तो आप अरे उनको जूस लाता हूँ मैं, उनको लस्सी लाता हूँ मैं, कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी होती है, मैं ले आता हूँ। और वो खाना वाला सब जानते हैं, रविंद्र दादी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि कितनी दूर होता है होटल से, 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। और मेरी तबीयत ऐसी नहीं होती कि मैं 1 किलोमीटर जाऊँ, 1 किलोमीटर ना, 1 किलोमीटर तो आधा किलोमीटर तो होगा ही, आधा किलोमीटर पैदल जाऊँ पैदल आऊँ, तो मैं उनके हाथ जोड़ के कहता कि भैया मेरे भाई, तो वो कहते भैया कैसी बात करते हो, जब भाई हैं तो हैं। और ये हमारा प्रेम है आपस का, इसको क्यों यार इस तरीके से टारगेट करते हो नीरज शुक्ला? ये बदतमीजी है, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से टारगेट मत किया करो कि वो ब्राह्मण है तो हमारे सुनील यादव के लिए खाना नहीं ला सकते हैं। ये इतना इंटेंशन तुम्हें, इतना जहर भरा हुआ है सुनील यादव के प्रति, इतना ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि तो इस तरीके से बदतमीजी की बातें करते हो कि वो जो है राजीव अवस्थी खाना लेके आते हैं, खाना। अरे भाई, मेरा भाई है वो, मेरे भाई, मेरे पारिवारिक संबंध है उनसे, जीवन भर रहेंगे। आप सबसे तो बहुत लोगों से अलग हो जाएंगे, लेकिन वो मेरे पास के हैं, नज़दीक के हैं, आजीवन रहेंगे। और जितना राजीव अवस्थी को मैं झेलता हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं झेल पाएगा। खरा आदमी है, खरे स्वभाव का है, जरा सी बातों पे लड़ जाता है। रविंद्र दादली और ये सब लोग तो बाद में हमें सुनाए होंगे, बाद में कुछ कहे होंगे। राजीव अवस्थी कुछ मुद्दों पे बहुत पहले सुना देते हैं, मुझे बंद कमरे में सुना देते हैं, मैं सुनता हूँ उनकी, और जहाँ गलती होती है मानता हूँ कि राजीव भैया यहाँ आप सही हो, और सही सजेशन देते हैं मुझको। ऐसे भाई पे सुधीर सिंह जैसे भाई मिले हमको, ऐसे भाइयों प्रश्न मत खड़े करो, आपस में लड़ाने की साजिशें मत करो। ये इस पर कामयाब नहीं होगी, इस जन्म में नहीं होगे, मैं वादा करता हूँ इस जन्म में नहीं हो पाओगे लड़ाने के लिए। कि आप इस तरीके से जाति आधार लेके, और सुनील यादव हैं तो वो लेटे रहते हैं और वो खाना लेने जाते हैं। यार कोई बीमार व्यक्ति, में दारू तो पीता नहीं यार, हैं तुम लोगों पता नहीं, फिर मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ तो ना कहलवाओ मुझसे, अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा टारगेट करने नहीं आया था आप लोगों को, तो मैं उन चीज़ों पे जाना ही नहीं चाहता, तो ना जाओ कहलवाओ। लेकिन ये सब गंदे अंदे शब्दों का प्रयोग, एक लाइव में आपने जो है शुक्ला जी बहुत कुछ बोला है मेरे लिए, लेकिन मैं उस लाइव को भी पी गया, मैं एक और लाइव को पी गया, आखिरी में आपका इसलिए नाम लेना पड़ा कि आप अति कर देते हो, आते हो वहाँ से और उल्टा सीधी गाली गलौज, उल्टी सीधी बातचीत वहाँ शुरू कर दिए हैं। आप उस लाइव में भी जो है क्या क्या भाषा प्रयोग की हो मैंने सुनी, लेकिन इतना ही कहता हूँ कि हो सकता है तुमसे उम्र में बड़ा ही होऊंगा, छोटा नहीं होऊंगा, और तुम्हें इतनी बदतमीजी की भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए जितनी बदतमीजी की भाषा प्रयोग करते हो। मैं पुनः सभी सीनियर एडवोकेट का और आदरणीय कलाम सर का, जिनके मार्गदर्शन में ही आगे सब काम होंगे, और संगठन के, और आदरणीय प्रशांत शुक्ला सर का दिल से आभार करता हूँ उस बात के लिए कि जो मैंने उनसे चाहा और मीटिंग में तय करवा लिया, वो काम उन्होंने किया बेरोजगार के हित में, और उनके ऊपर कितना प्रेशर था ये भी मुझे पता है, लेकिन उन्होंने किया, इसके लिए उनका दिल से धन्यवाद है। और आपसे फिर कहता हूँ, किसी भी एडवोकेट को, चाहे वो पटवालिया सर हों, चाहे कलाम सर हों, चाहे प्रशांत सर हों, चाहे कोई भी एडवोकेट हों सुप्रीम कोर्ट के, चाहे आदरणीय विकास सर रहे हों, किसी को और जज को आप टारगेट करना बंद कीजिए, उल्टा सीधा लिखना बंद कीजिए, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जो सामने हैं आपकी चीज़ें उसको कोई बदल नहीं सकता है, और जो आगे लड़ाई में मिल सकता है उसको पाने के लिए हमें कोशिश करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी का। और मैं फिर कहता हूँ कि मेरा उद्देश्य कभी जीवन में आपके अहित के लिए नहीं है, और मैं कोशिश दिन रात अगर किया वहाँ पे रुक के, तो बहुत सी चीज़ें मुझे फाइलिंग करानी थी, बहुत सी अपने साथियों का हित सुरक्षित करना था, और आगे की तैयारी करनी थी, आगे की रणनीति बनानी थी। और कभी पटवालिया सर को के पहले कहीं किसी एडवोकेट के चक्कर लगा रहे थे, कहीं किसी एडवोकेट, कोई आए अच्छे एडवोकेट, हर एडवोकेट राजी नहीं होता। अगर राजी होता तो मनोज मौर्य जी कोई बहुत बेहतरीन एडवोकेट के लेके जाने वाले थे, लेकिन नहीं आए हुए, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई जो है हम इस मैटर में नहीं जाएंगे। तो सारे एडवोकेट राजी नहीं हो जाते, जैसे लिख दिया जाता है फेसबुक में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे उनको कर लीजिए, हरी साल को कर लीजिए, फलाने को, ये सब लिखने वाले फोर्जर लोग लिखते रहते हैं। जब हायर करने की बात आती है तो बहुत मुश्किल होती है। मैं अपने प्रिय भाई मनोज मौर्य को कहूँगा कि चिंता मत करना भाई,
हर जगह सहयोग आपका रहा है और हर जगह हमारा भी सहयोग आपके साथ रहेगा। सभी को, मैं रविन्द्रनाथ जी को आश्वस्त करता हूँ कि अगर चाहोगे तो सारी कंट्रोवर्सी ख़त्म है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करते हैं, मनोज मौर्य अपनी तैयारी करें और अपना अपना सब लोग जो है बिना फेसबुक से कभी भी ज़रूरत पड़े तो बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अब इसके बाद कंट्रोवर्सी हो और फालतू की बातें जो मैंने नहीं की हैं और मैंने कोशिश की है कि किसी तरीके से जो है किसने कितने याची बनाए और क्या किसने घोटाला किया, मैं लिस्टें डालूँ, फलाना करूँ, ठिकाना करूँ, ये मैंने सब रोक दिया। मेरे पास सारी चीज़ें थी लेकिन मैंने रोक दिया कि इससे कोई फ़ायदा बेरोजगारों को तो नहीं मिलने वाला है। इससे 1% फ़ायदा अगर इस लिट को, इस याचिका को बेरोजगारों का हो जाए तो मैं ये सब करूँ, क्यों करूँ यार, क्यों और ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ाएं। और निश्चित रूप से आपके सबके नेतृत्व में कुछ सफलता मिलेगी लोगों को तो आपका नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, नमस्कार।